Okay, so today we will discuss about electoral reforms in Pakistan. This is a very important topic और as well as current topic भी है, तो इसको जरा आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपका पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट और पॉसिबिलिटी है कि इसमें ऐसे को भी टच किया जाए। तो जरा इसको आज हम डाइसेक्ट करते हैं और इसका क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश आर सपोज टू बी। हम डिस्कस पढ़ेंगे क्या आज हम इनिशियली। आई विल लेट यू नो अबाउट इलेक्टोरल सिस्टम इन वोटिंग प्रोसेस। वो क्या होता है, हम पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वोटिंग क्या होती है, व्हाई वोटिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इलेक्टोरल सिस्टम और इलेक्टोरल सिस्टम्स कितने हैं यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अरुसा। इलेक्टोरल सिस्टम्स कितने हैं यहाँ पे होते हैं दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान में कौन सा है इसको जरा देखेंगे तो आपकी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग कराई जाएगी, ताकि आपको एक थेरेटिकली चीजें पता हो इन सारी चीजों के बारे में। फिर हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान के ऊपर आ जाएंगे और पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम का एक ओवरव्यू देंगे कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल सिस्टम है कौन सा, कैसा है, ताकि यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई मसाइल कहाँ पे हैं। फिर हम जरा पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म्स के ऊपर जाएंगे कि ये रिसेंट जो इशू चल रहा है रिफॉर्म्स की बात हो रही है, व्हाई रिफॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट। एक पार्टी कह रही है होने चाहिए, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं होने चाहिए, तो इनके पीछे असल बात क्या है। और फिर हम कॉजेज के ऊपर जाएंगे कि कॉजेज क्या हैं रिफॉर्म्स के, प्रोपोज्ड रिफॉर्म्स के, बिकॉज ये रिफॉर्म्स 2021 के नहीं हैं, ये रिफॉर्म्स की बात 2011 से हो रही है। तो क्या कॉजेज दिए जाते हैं हमेशा से पाकिस्तान को देख के जिसकी वजह से रिफॉर्म्स की जरूरत है हमारे इस इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर। और फिर हम जो रिसेंट रिफॉर्म्स हैं उसके सबस्टांस को देखेंगे। और मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि सिर्फ ईवीएम और ओवरसीज ये रिफॉर्म्स का हिस्सा है, बट ऐसा नहीं है। रिफॉर्म्स में बहुत ज्यादा चीजें शामिल हैं और बड़ी अच्छी चीजें हैं। तो उसको मैं डायमेंशंस आपको क्लियर करवाऊंगा कि रिफॉर्म्स की डायमेंशंस क्या हैं। पर चूंकि डिस्कशन ज्यादा हो रही है ईवीएम्स और ओवरसीज के ऊपर, तो फिर हम ईवीएम्स और ओवरसीज को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन्स का सिस्टम और ओवरसीज के बारे में क्या जो है प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं उनको देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि ये जो ओवरसीज या इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं इनमें इश्यूज क्या हैं, यानी एक काउंटर नैरेटिव या एक काउंटर आर्गुमेंट देखा जाएगा कि भाई व्हाई दीज रिफॉर्म्स आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, इश्यूज क्या हैं। और फिर हम लास्ट में रिकमेंडेशंस देने की कोशिश करेंगे, सजेशंस या वे फॉरवर्ड देंगे कि इन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। तो ये आपकी एक कम्प्रीहेंसिव आज की डिस्कशन होगी जिसको हम आगे लेके चलेंगे। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, मुझे आप काइंडली ये बता दें कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, क्लैरिटी है आपको माइंड में कि क्या हुआ है, ठीक है। कि हमने करना क्या है, इज इट क्लियर। गुड हो गया भाई, शाबाश। वो हिंदी में कहते हैं ना, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें तो आज आपको बड़ी अच्छी चीजें सिखाई जाएंगी। गुड हो गया भाई, चलें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, इलेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस क्या होते हैं आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। दिया तो मैंने खैर अभी तक नहीं है कभी वोट, पर आप में से किसी ने दिया होगा वोट। तो इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं, व्हाट डज मीन बाय इलेक्शंस, तो इलेक्शंस आप याद रखें डेमोक्रेसी की हर्ड हैं। डेमोक्रेसी का दिल है, दिमाग है। इलेक्शंस के बगैर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये इसको कहा जाता है दिस इज द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही इसी के ऊपर करती है। और जो भी लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, जो भी लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, उनमें कंपेटिटिव इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कंपेटिटिव इलेक्शंस। कंपेटिटिव इलेक्शंस का मतलब ये होता है कि एवरी 3 years और 4 years और 5 years और 6 years, तो डिफरेंट एक टर्म्स दिए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो वहां पे ये इलेक्शंस होते हैं, तो ये हमेशा होते रहते हैं। तो जोसेफ शम्पटर, ठीक है, ही वाज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उसने डेफिनेशन दी थी इसकी। अगर उसको देखें तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि डेमोक्रेसी मींस ओनली
that the people have the opportunity of accepting or refusing the men who are to rule them. तो उसने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है, मींस के इलेक्शंस क्या होते हैं? इलेक्शंस वो अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के लिए, जहां पे लोगों पे हुकूमत कौन करेगा, उन लोगों को वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, उनको रिफ्यूज भी करते हैं। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू इलेक्शंस। तो इलेक्शन से पॉसिबल होता है। गॉट इट? तो ये आपका एक वो जरिया है जो आपको क्या करता है, जो आपको मौका देता है कि आप अपने ऊपर हुकूमत करने वाले रूलर्स को एदर यू हैव टू रिफ्यूज, यानी एक को वोट दे रहे होते हैं तो आप क्या उसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, जब किसी को नहीं दे रहे होते तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे होते हैं, आप उसको रिफ्यूज कर रहे होते हैं। गॉट इट? तो ये जोसेफ शैम्पटन डेफिनेशन देता है। बहरहाल हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलें, इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस का मतलब क्या होता है? इलेक्शंस इज अ फॉर्मल ग्रुप decision making process by which a population chooses an individual to hold public office. This is a formal process. Decision making का process होता है ना, you are taking a decision at the polling station कि आप पे हुकूमत आगे कौन करेगा, पब्लिक ऑफिस किसको रखनी चाहिए, कौन वजीर आजम बने, कौन एमपीए बने, कौन मिनिस्टर बने, यू आर सिलेक्टिंग देम, बल्कि यू आर इलेक्टिंग देम। ठीक है? तो ये क्या होता है? एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, फॉर्मल डिसीजन मेकिंग होती है, सबके सामने हो रही होती है, चोरी चोरी छुपके छुपके नहीं हो रहा था कुछ भी। ठीक है? और इसी तरीके से इट इज यूजुअली ऑब्वियसली दिस इज इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, अथॉरिटेरियन स्टेट्स में इलेक्शंस नहीं होते हैं, मोनार्कीज में इलेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है? अगर होते भी हैं तो उनकी वो नेचर नहीं होती जो डेमोक्रेसीज की होती है। क्यों? बिकॉज ये बेसिक कॉर्न स्टोन है डेमोक्रेसी का। अगर एथेंस के अंदर इलेक्शंस होते थे पुराने दौर में, आज से 4-5 हजार साल पहले, वहां भी डेमोक्रेसी होती थी। ठीक है? तो ये डेमोक्रेसीज के अंदर होते हैं और आजकल भी। तो इसी तरीके से अगर हम कहें तो इलेक्शंस में फिल ऑफिसेज इन द लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। तो जो भी पब्लिक ऑफिसेज नेशनल असेंबली में है, लेजिस्लेचर में है, प्रोविंशियल, लोकल में, सारों को अगर फिल करती हैं तो इलेक्शंस करती हैं। बिकॉज वहां के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर सिलेक्टेड बाय इसके जरिए। ठीक है? होते हैं चाइना में, होते हैं। ठीक है? तो क्या है कि प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, लोकल, प्रोविंशियल, नेशनल, सेनेट के इलेक्शंस, जो भी सीट्स होती हैं वहां पे जो लोग आते हैं हुकूमत करने के लिए, तो वो आप इलेक्शंस के जरिए उनको क्या करते हैं, उनको आप इलेक्ट करते हैं। तो इलेक्शंस ये काम आपको देते हैं। क्लियर गाइस? ओके। तो फिर जरा थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, और आगे क्या आते हैं? आगे आते हैं इलेक्टोरल सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। बट उससे पहले बताएं इलेक्शंस की मीनिंग क्लियर हुई है कि इलेक्शन क्या है? दिस इज अ फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस in which a particular population either accepts or rejects those people who hold public office. तो या आप उनको एक्सेप्ट करते हैं या उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ये वो प्रोसेस होता है जहां पे आप उनको रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, और ये डेमोक्रेसीज के अंदर होता है जिस पे लगाया जाता है। ठीक है? गुड हो गया जी। अभी जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, और वो ये है कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि हम आगे इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर आ रहे हैं पाकिस्तान में भी। तो इलेक्टोरल सिस्टम्स और उसके टाइप्स को जरा समझने की कोशिश करें। तो इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है? इलेक्टोरल सिस्टम इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। तो ये पूरा सिस्टम है एक, जिसके अंदर एक हर चीज इंक्लूड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके वोटर वोट कैसे देगा, कहाँ देगा, कौन वोट लेगा, से वोट लिया जाएगा, उसे आगे का प्रोसेस क्या होगा, इस सारे चीजों को मिला के हम इलेक्टोरल प्रोसेस कहते हैं, या इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं। सॉरी, इसको इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर हर चीज इंक्लूड होती है। इनिशियली स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 18 साल का बंदा है, उसका सीएनएसी बना है, वोटर लिस्ट में नाम आया है, और वो इलेक्शन वोट देने के लिए एलिजिबल बना है। सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम करेगा ये। फिर आता है आपका कि कौन वोट लेगा, उस एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन होगा, कहाँ कौन सा दिया जाएगा, इलेक्शन डे के ऊपर कैसी होंगी, उसके रिजल्ट्स कैसे बनाए जाएंगे, फाइल को कंपाइल कैसे किया जाएगा, अनाउंस कैसे किया जाएगा। इधर जाके जब तक वो हलफ नहीं लेता,
तब तक का ये सारा प्रोसेस आपका इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर आता है। तो इसको आपने एक पर्टिकुलर ऐसे नहीं करना है कि हम जब मुंह उठा के चले जाते हैं पोलिंग स्टेशन पे, बस बात खत्म हो गई। नो, ये पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो चलता है। और दुनिया में ये इलेक्टोरल सिस्टम से डिफरेंट है हर जगह पे। आपको दुनिया में कहीं भी एक जैसे इलेक्टोरल सिस्टम्स नहीं मिलेंगे, देर आर डिफरेंट। हर स्टेट्स में, और पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, अथॉरिटेरियन में डिफरेंट है। और कैसे हैं वो, क्यों डिफरेंट है, वो इसलिए हैं बिकॉज जो वोटर्स हैं उनको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने वोटर्स को कैसे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली वोट देके करते हैं। किन स्टेट्स में जो डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, कहीं पे इनडायरेक्टली होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, या देयर आर डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स। ठीक है, तो इलेक्टोरल सिस्टम्स दुनिया में डिफरेंट फॉलो किए जाते हैं। तो अभी जरा देखते हैं कि वो जो डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं वो कौन से हैं। तो इन इलेक्टोरल सिस्टम्स को या इलेक्शंस को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसमें कुछ इलेक्शंस होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, और कुछ होते हैं आपके इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, ये मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये सारी पाकिस्तान के ऊपर आनी है आगे, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी होगी, आगे आपको उनको समझने में आसानी हो जाएगी। सो डायरेक्ट इलेक्शंस एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो डायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर क्या होता है, जिसमें लोग डायरेक्टली वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और ये डायरेक्टली वोट का हक हर एडल्ट को होता है, उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल आप जैसे अपने एमपीए एमएनए को वोट देते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन है। इसी तरीके से आप लोकल में काउंसलर को वोट देते हैं, चेयरमैन को वोट देते हैं, एमएनए एमपी को वोट देते हैं, ये डायरेक्ट वोट्स हैं, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट वोट्स कहा जाता है, वोटिंग कहा जाता है। इसके अपोजिट में एक और सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट देयर मेंबर्स। और इसके अंदर जो वोट का हक होता है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को होता है, वो आपको नहीं होता है। इसका सिंपल मिसाल अगर बताऊं, सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में, जो सेनेटर्स हैं उनको आप वोट नहीं करते हैं, उनको आप जिनको वोट करते हैं वो आगे जाके वोट करते हैं। तो उसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पाकिस्तान में एक है या दोनों चलते हैं, बताएं जरा, जवाब दें मुझे, शाबाश। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है पाकिस्तान में, कौन बताएगा मुझे, मर्द मुजाहिद, शाबाश, मुझे कमेंट्स करें जरा। ठीक है इमरान, आप कहते हैं दोनों चलते हैं, गुड हो गया अभी, बहुत, राबिया ठीक है, इरफान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुड हो गया भाई। ठीक है, दोनों चलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, वंडरफुल, शाबाश। तो दोनों चलते हैं, हमारे यहाँ डायरेक्ट भी हैं और हमारे यहाँ इनडायरेक्ट भी हैं। तो दोनों तरीके से हमारा इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो हमारे देखे ना, एमपीए एमएनए को आप डायरेक्टली देते हैं वोट, सेनेटर्स को वही आगे देते हैं, तो इनडायरेक्टली होते हैं। तो डायरेक्टली भी हैं, इनडायरेक्टली भी हैं। अभी जरा एक बड़ी मजेदार डिस्कशन की तरफ लेके जाता हूं आपको। ठीक है, बहुत मजेदार डिस्कशन है। वो ये है कि जो वोटिंग होती है उसके दो मेन मेथड्स होते हैं वोटिंग के। अभी जरा उसको समझें तो, ताकि आगे आपको पाकिस्तान की चीज भी समझ आ जाए, वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या होती है, एक वोटिंग का सिस्टम होता है जिसको हम, इसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में हो सकता है, उसमें एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सिंगल मेंबर प्लूरलिटी सिस्टम। सिंगल मेंबर प्लूरलिटी सिस्टम, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अभी आप नंबर देख के बड़े जो है वो परेशान हो गए होंगे, ये टर्मिनोलॉजीज देख के, यार ये कौन सा सिस्टम होगा। तो फॉर इंफॉर्मेशन, ये वही सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं, हमारे एमएनएज एमपीएज में यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये इलेक्शंस में फॉलो होता है हमारे यहाँ। कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है कि इन दिस इलेक्टोरल सिस्टम द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज, यूजुअली ऑफ इक्वल साइज ऑन पॉपुलेशन। यानी आप कंट्रीज के अंदर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज बना देते हैं। देखा है ना, इनने 220, इनने 226, इनने 106, पीपी 450, ये सारी चीजें, 420 भी है कहीं पे, पता नहीं। तो ऐसे, तो इस पे क्या करते हैं, आप कंट्रीज को डेमोग्राफिकली डिवाइड कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में श्योरिटी नहीं है, कोई मेरे ख्याल में कोई 3 से 4 लाख तो वोट होते हैं।
आप उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, देन वोटर सिलेक्ट अ सिंगल कैंडिडेट यूजुअली मार्किंग हिज और नो नेम विद द क्रॉस स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। तो जब इलेक्शंस होती है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर 15, 16, 20, 18, 24 जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो जाते हैं कॉन्टेस्ट में, बट वोटर सिर्फ एक को वोट दे सकता है। सिंगल मेंबर प्लूरैलिटी, फर्स्ट पास द पोस्ट, सिर्फ एक को वोट करोगे आप, ज्यादा को वोट नहीं दे सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एक नेशनल असेंबली में, एक प्रोविंशियल असेंबली में, दैट्स ऑल। वोट दे दिया, देन the winning candidates needs only to achieve a plurality of votes, a simple majority, the first past the post rule। जो पहला आ जाएगा वो दूसरों को पीछे छोड़ देगा। उस पे ये उस पे कोई कंडीशन नहीं है, उसको इतने परसेंट, नो। फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या है कि भाई आपकी फॉर एग्जांपल एन ए 126 है, एन ए 126 के अंदर वोटर की तादाद है 1 लाख, ठीक है, 2 लाख है, 2 लाख वोटर्स हैं। इलेक्शंस में जनाब यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए हैं 15, अभी 15 कैंडिडेट्स इलेक्ट कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस, वोटर्स 2 लाख हैं। अभी 2 लाख में वोटर्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, एक को वोट करा सकते हैं, दो कराएंगे वोट कैंसिल हो जाएगा, एक को वोट करा सकते हैं। तो आएंगे जनाब 2 लाख लोग आएंगे, एक एक ही कैंडिडेट को वोट करेंगे जिसको करना चाहते हैं। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीत गया है? वो सिंपल प्रिंसिपल है, जिसको ज्यादा वोट मिले वो इलेक्शन जीत जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि जिसको अगर 15% भी वोट मिले हैं और दूसरों को 11%, 10%, 14%, 15%, वो हार जाएगा। तो जिसको मेजॉरिटी ने वोटिंग कर ली वो जीत जाएगा, और यही प्रिंसिपल कहलाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पहला आएगा, बाकी सारे पास्ट में चले जाएंगे, ठीक है, बाद में चले जाएंगे। तो जो पहला आएगा वोटिंग के अंदर वो वोट जीत जाएगा, उसको हम फर्स्ट पास द पोस्ट या सिंगल मेंबर प्लूरैलिटी वोट कहते हैं, जो कि आप अपनी लोकल इलेक्शंस और जो कि आप अपनी एमपीए एमएनएज के इलेक्शंस में वोटिंग करवाते हैं, उसको कहा जाता है सिंगल मेंबर प्लूरैलिटी और फर्स्ट पास द पोस्ट। ये डिफरेंट जगहों पे, बर्तानिया, इंडिया, पाकिस्तान पे यही वोट सिस्टम चलता है। आप और मैं इसी का ही हिस्सा है जब हमारे लोकल और नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली की इलेक्शंस होते हैं। क्लियरिटी है गाइस यहाँ तक? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझ आया आप लोगों को? जरा चलें आगे। नाम बड़ा मुश्किल है ना, वो कहते हैं नाम बड़ा दर्शन छोटे, ऐसे ही था ना, इजी है। फिर जनाब आपका एक और वोटिंग सिस्टम भी है जिसको कहते हैं द सेकंड बैलेट सिस्टम। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है, द सेकंड बैलेट सिस्टम। अभी सेकंड बैलेट सिस्टम के अंदर क्या होता है? सेकंड बैलेट सिस्टम को अगर मैं सिंपली समझाऊं आपको, वो ये होता है कि इसके अंदर 15 कैंडिडेट्स खड़े हुए इलेक्शन में, ठीक है, 15 इलेक्शंस में कैंडिडेट खड़े हुए। अभी 15 के 15 को लोगों ने वोट जो किया वो किया किस बेस के ऊपर? ऑप्शन चॉइसेस के ऊपर। यानी उनको चॉइसेस दी जाती हैं कि भाई आपके पास 3 चॉइसेस हैं, तो वो 15 के 15 कैंडिडेट्स को चॉइसेस के हिसाब से वोट करेंगे। भाई नंबर 1 जीएम मेरी चॉइस है, नंबर 2 बी है, नंबर 3 कोई और है। तीन को, एक ही बंदा है, तीन को वोट करा रहा है। अच्छा, तीनों को वोट हो गए, वोट काउंट होगा, काउंट होने के बाद जाहिर बात है 3 बंदे थे, किसी ने मेजोरिटी तो ली नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर सेकंड बैलेट होता है। सेकंड बैलेट में सिर्फ वो 2 लोग आते हैं जो टॉप पे होते हैं, फिर उनके दरमियान मुकाबला होता है और जो जीत जाता है वो सिकंदर बन जाता है। इसको हम कहते हैं सेकंड बैलेट सिस्टम। मींस कि देयर आर सिंगल कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सिंगल चॉइस वोटिंग एज इन दी सिंगल मेंबर प्लूरैलिटी। सेम होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह सेम वही की वही होती हैं जैसे हमारे यहाँ है। फिर to win on the first ballot, a candidate needs an overall majority of the voting cost। उसको पहला बैलेट जीतने के लिए उसको मेजॉरिटी चाहिए होती है। दूसरा, if no candidates gains a first majority, a second or runoff ballot is hold between the leading two candidates। क्योंकि मेजॉरिटी तो मिल नहीं सकती ना आपको, 5-6 कैंडिडेट हैं, आप वहां से मेजॉरिटी नहीं ले सकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर क्या होता है? फिर आपको सेकंड की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है।
सेकंड वोटिंग इसकी तरफ जाना पड़ता है। तो सेकंड की तरफ क्या होता है, इसको मैं सिंपल समझा रहा हूँ ना, कि आपको कहा जाता है वहां पे वोट ही नहीं देता है, यानी वोट आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के अंदर आप वोट ही सिर्फ एक करवा रहे हैं, एक बंदे को। यहाँ पे एक को नहीं करवाएंगे, यहाँ पे मैं हूं, मैं अगर किसी को वोट दे रहा हूं तो मेरे पास 3 ऑप्शंस होंगे, नंबर 1 ए, नंबर 2, नंबर 3, 3 चॉइसेस मैंने टेक कर ली। फिर होगी वोट की काउंटिंग, किसी की भी मेजोरिटी नहीं आएगी एब्सोल्यूट, तो क्या होगा, बाकी सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। 2 कैंडिडेट्स जो मेजोरिटी से वोट लेके आए होंगे, अगला बैलेट होगा, दोबारा इलेक्शंस होगा, और उस इलेक्शन में सिर्फ 2 बंदों के दरमियान मुकाबला होगा, और 2 में से एक मेजोरिटी में आ जाएगा तो वो जीत जाएगा। इसको कहते हैं सेकंड बैलेट सिस्टम। तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जर्मनी में होते हैं, फ्रांस में, रशिया में, ईरान में, तो उनमें ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। ईरान में भी यही है, रशिया में भी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी यही कौन सा सेकंड बैलेट सिस्टम फॉलो किया जाता है। और ये पर्टिकुलरली प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर होता है। ये जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, इलेक्शन, ये समझ आए सेकंड बैलेट हो गया यहाँ तक। थोड़ी इलेक्शंस, इलेक्शन पोस्ट सेकंड बैलेट, थोड़ी क्लैरिटी हो रही है ये कहाँ कहाँ पे है। चलें जरा आगे। डन हो गया अभी। अभी जरा आगे चलते हैं वोटिंग के ऊपर, क्योंकि हम किसान में वोटिंग के ऊपर आ रहे हैं, तो जरा वोटिंग भी आपको समझा दूं कि वोटिंग क्या है। ठीक है, तो वोटिंग क्या है, वोटिंग इज अ मेथड फॉर अ ग्रुप such as meeting or an electorate in order to make a usually for discussions, debates or elections campaign। वोटिंग भी आपका डिसीजन होता है, सिंपली स्पीकिंग ये डिसीजन होता है जब आप एक केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद करते हैं, उसको हम वोटिंग कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, वोटिंग आपकी होती है इलेक्शन स्टेशन के अंदर। ठीक है, जो आपकी क्या कहते हैं उसको, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपकी वोटिंग होती है। और ये वो एक डिसीजन होता है जो आप केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद करते हैं कि किस रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके आना है, किसको लेके नहीं आना। ठीक है, सो डेमोक्रेसी इज इलेक्ट होल्डर्स ऑफ हाई ऑफिस बाय वोटिंग। Residents of a place represented by an elected official are called constituents, and those constituents who cast a ballot for their chosen candidates are called voters. So we are voters to whom we cast the vote. Those representatives are called constituents, उनको कहा जाता है, जिसको आपने सुना उम्मीदवार, उम्मीदवार बराए NA 126, उसमें लिखा होता है ना, बड़ा आला होता है उसमें, कि आपका खादम भी होता है, निडर भी होता है, बहादुर भी होता है, बेबाक भी होता है, और आला तालीम याफ्ता भी होता है, हालांकि वो अंगूठा छाप होता है, और साथ में वो आयत भी लिखी होती है, नसरो मिनल्लाहि व फतहुन करीब, वो चाहे जीते ना जीते, ये लिखा होगा। ये सारे लोग ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एंड देन आप कौन होते हैं, आप वोटर्स होते हैं। ठीक है, यू आर वोटर्स इन दोज आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इलेक्ट करने के लिए अपना वोट देते हैं, डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को वोटिंग कहा जाता है। ठीक है, और देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स फॉर कलेक्टिंग द वोट्स, डिफरेंट सिस्टम है, मैंने बताया डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, फर्स्ट पास दी पोस्ट भी होती है, और जनाब आपकी सेकंड बैलेट भी होती है। तो डिफरेंट तरीके से आप अपने जो है वो डिसीजंस लेते हैं, यानी 5 साल के लिए आप अपने MNA MP या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अपने ऊपर थोपते हैं, तो ये वोटिंग के जरिए होता है। क्लियरिटी है गाइस? चलें जी, अगर यहाँ तक हो गई क्लैरिटी कि भाई ये सिस्टम समझ लिया कि वोटिंग के इलेक्शंस क्या होते हैं, वोटिंग क्या होती है, इलेक्टोरल सिस्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो अभी जरा आ जाते हैं इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। थोड़ा सा इसको जरा जूम आउट करते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि वी आर अ फेडरल स्टेट, एज यू नो, आर फेडरल स्टेट है हमारे पास, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और फिर हमने मैंने बताया था आपको कि वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
हमारा जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल बिफोर लेजिस्लेचर एंड वी हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, वैसे इंटरनेशनली वी आर कॉल्ड के हाइब्रिड सिस्टम है यहाँ पे। और हमारे यहाँ जो लेजिस्लेचर है दैट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि वी हैव टू हाउसेस। द फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड अपर हाउस, ठीक है, और सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें 104 सीटें होती हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि सेनेट के 104 जो लोग हैं वो चारों सूबों को बराबरी के बेसिस के ऊपर उनकी सीटें मिलेंगी, ठीक है। ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, पैरिटी होती है। हमारी जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर का लोअर हाउस है इट इज कॉल्ड नेशनल असेंबली, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है जनाब आपकी पॉपुलेशन के बेस के ऊपर, और इसकी जो सीटें हैं वो 342 सीट्स हैं। तो लोअर हाउस के अंदर जिस भी सूबे की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसकी सीटें ज्यादा होंगी, अपर में सारे बराबर होंगे, इक्वल होंगे। और फिर आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, जिनमें भी जनाब आपकी जो होती है पॉपुलेशन के पॉपुलेशन क्या पर वहां पे तो इक्वल होती है हर उसमें, तो ये भी होते हैं। तो ये आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, ठीक है। प्रोविंशियल, ये पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम है जिसको अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरली आपको एक सिस्टम बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान कौन से सिस्टम को और कहाँ कहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो अगर हम चलते हैं पाकिस्तान की इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम चलता है। पहली बात ये मैंने पहले ही बताई, पाकिस्तान में, ठीक है। नहीं नहीं, सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं नूरजेब, ठीक है। सो डायरेक्ट हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल सिस्टम है, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे एमपीएज एमएनएज के इलेक्शंस, और प्लस आपके प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस, और प्लस आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस, दीज आर डायरेक्ट इलेक्शंस। ऑन द कंट्रोरी सेनेट के इलेक्शंस और आपके प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो मैंने पहले बताया पाकिस्तान में डायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर क्या आता है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज है। यूनिवर्सल सफरेज का, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर हर 18 साल के जो इंडिविजुअल है ही इज एलिजिबल टू कास्ट अ वोट, नो मैटर इट्स हिज और हर एज, मतलब उसकी मेंटल सिचुएशन क्या है, वो कैसा है, नहीं, 18 साल का है तो वो वोट कास्ट कर सकता है, ठीक है। हमारे इसके अपोजिट में एक टर्म होता है लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि आप लिमिटेड कर देते हैं वोट कास्टिंग के क्राइटेरिया को। फिर आप कह देते हैं भाई इसकी 20 सालों में रहो, 25 सालों में रहो, इतनी प्रॉपर्टी हो, ये हो, पढ़ा लिखा हो, उसको लिमिटेड कहते हैं। ये यूनिवर्सल होती है, यानी 18 साल का जो भी है वो वोट कास्ट करा सकता है, ठीक है। यस, इट कैन कास्ट वोट। मैं ऐसी भी आता हूँ, इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर आते हैं, यही तो इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर में डिबेट चल रही है रिफॉर्म्स के अंदर, इसी पे आते हैं। एंड देन नेशनल असेंबली है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ नेशनल असेंबली है, सेनेट है। हमारे यहाँ 5 साल मुद्दा होता है नेशनल असेंबली को इलेक्ट करने के लिए, वो डायरेक्ट इलेक्शन के साथ आती है। फिर हमारा अपर हाउस है, सेनेट इलेक्शंस हैं जिनका टर्म 6 साल का होता है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, उनका मुद्दा भी 5 साल का होता है, डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। और फिर हमारी लोकल इलेक्शंस हैं, लोकल सिस्टम के अंदर हर कोई अपने हिसाब से चीजों को लेके चलता है। क्लियर है गाइज यहाँ तक। और ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का सारा काम जो है वो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। ये सारा गंदबला वहीं पे होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये तो एक शॉर्ट सा आपको इंट्रो दिया है कि पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और जब हम आगे जिस चीज की तरफ मूव कर रहे हैं उस पे आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर देखें तो पाकिस्तान कौन सा फॉलो करता है सिस्टम, मैंने बताया फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, FPTP, जो मैंने बताया अभी डिटेल से हम वही फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड अंडर दिस सिस्टम मैंने पहले ही बताया है कि जो भी लीडिंग आपकी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो आपकी 50% वोट लेके आ गई तो वो गवर्नमेंट बना जाएगी, सिंपल सा, एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। यानी आपकी नेशनल असेंबली में किसकी गवर्नमेंट होगी ये डिसाइड होगा आपकी मेजोरिटी के ऊपर। जो भी मेजोरिटी पार्टी वोट लेके आ गई
वो जनाब इलेक्शंस पे वो जो है गवर्नमेंट बनाएगी, जो नहीं लेगी जाएगी वो साइड पे बैठ जाएगी। तो यानी आपकी सीटें हैं 100 में से अगर किसी पार्टी के पास 50 या 51 है तो वो अपनी जो है क्या कहते हैं हुकूमत बना सकती है। जैसे पाकिस्तान की असेंबली में 342 सीट्स हैं, तो उसका 50% क्या होगा 342 का, तो क्या होगा 170 से करीब होगा मेरे ख्याल में, कोई ऐसे ही है। तो 170 है, तो जो भी है, तो 17 हाँ 170 जिसके पास वोट्स आ गए तो वो बना लेगी आगे, या 171 जो भी हो ठीक है। तो ये जिसके पास भी आ जाएंगे वो वोट जो गवर्नमेंट है वो बना सकती है। और पीटीआई के पास इतने लोग नहीं थे तो वो गवर्नमेंट जमने की वो इस तरीके से। थोड़ा सा अगर आगे चलें तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पाकिस्तान का, बल्कि बता ही दिया है मैंने आपको, नेशनल असेंबली में 5 साल का टर्म होता है, ठीक है। इसका स्पीकर भी होता है, डिप्टी स्पीकर भी होता है और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। और फिर जनाब आपकी सेनेट होती है जिसकी 104 सीट्स हैं, उसका चेयरमैन और उसका डिप्टी चेयरमैन होता है, और वो हर सूबे में उनकी बराबरी के बेसिस के ऊपर डिवाइड की जाती हैं जो भी सीटें होती हैं। और ये जो आपके 340 सीट्स हैं इसमें 272 जो हैं वो आपकी सीट्स हैं जनरल, जो इलेक्शन से आते हैं। बाकी आपके 10 सीटें मिनोरिटीज के लिए हैं और 7 सीटें जो हैं वो वुमेन के लिए रखी गई हैं। इसी तरीके से जब आपकी 4 सूबों के अंदर जो आपकी सीटें हैं सेनेट में, तो 39 खैबर पख्तूनख्वा, 12 फाटा, 3 इस्लामाबाद कैपिटल, 141 पंजाब, 61 सिंध और 16 जो है वो बलूचिस्तान की हैं, जो इन्हीं जनरल सीट्स के ऊपर रखी गई हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है सारी, आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बस दे रहा हूँ आपको, ताकि पता चले कि असल में चीज हो क्या रही है, क्योंकि हमने मूव कर रहा है एक्चुअली उसी तरफ ही, ठीक है। तो ये भी अगर आप देख लें पाकिस्तान की इसके ऊपर कि जो है सेनेट के अंदर क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो बलूचिस्तान की जो सीटें हैं, बलूचिस्तान असेंबली की जो सीटें हैं 65 हैं, उसकी 173 है, पंजाब की 371 है और सिंध की 168 सीटें हैं, ठीक है। सूबों के अंदर बात हो रही है, तो सूबों की भी हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट सीटें हैं, तो यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ तक अगर आपको चीजें क्लियर होगी तो थोड़ा पाकिस्तान की आपको हिस्ट्री बता दूं, इलेक्शंस की हिस्ट्री। याद रखिएगा पाकिस्तान जब कायम हुआ था 1947 में, 1947 टू 1970 तक पाकिस्तान में कोई भी जनरल इलेक्शन नहीं हुई, जनरल इलेक्शन नहीं हुई। 1971 में पहली इलेक्शन थी जो जनरल इलेक्शन हुई थी, उससे पहले नहीं हुए थे। जो भी इलेक्शंस होते थे या तो वो प्रोविंसेस के छोटे मोटे इलेक्शंस हुए, या तो फिर रेफरेंडम के इलेक्शंस हुए, या तो फिर जो है वो आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। तो उसके जैसे अयूब खान और फातिमा जना का वो तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, वो जनरल इलेक्शन नहीं था, प्रेसिडेंट के लिए था। या तो लोकल इलेक्शंस हुए, बीडी के इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस नहीं थे। या तो सूबों में हल्के फुल्के होते रहे कहीं कहीं पे, तो वो क्या थे, वो आपके जनरल इलेक्शंस नहीं थे। तो पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस हुए 1917 में, जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस थे। और फिर दूसरे इलेक्शंस जनाब आपके होते हैं 1977 में, ठीक है, 1970। तीसरे इलेक्शन 1988, चौथे इलेक्शन 1919, पांचवें इलेक्शन 1993, छठे इलेक्शन 1997, आठवें इलेक्शन आपके 2002, नौवें इलेक्शन आपके या जो भी हैं 2008, 13 और फिर 2018, और अभी कब होंगे 2023 के अंदर होंगे। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ये शॉर्ट सी हिस्ट्री आपकी कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कैसे रहे हैं। अब ये कंसर्न हमारा है नहीं किसने जीता क्या किया, ये कहानी फिर से ही, इसके ऊपर मैंने आपको पूरे लेक्चर भेजे हुए हैं पाकिस्तान हिस्ट्री के, उसमें आपको डिटेल से पता चल जाएगा, वो आप सुन लीजिएगा। तो बस ये थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बतानी थी कि कैसे हिस्ट्री रही है, ठीक है, 1917 में ठीक है। नहीं सिविलियंस तो इससे इसके बाद भी आई हैं, सिविलियंस तो इससे पहले भी आती रही हैं, भुट्टो भी सिविलियन था, 1988 से 90 तक सिविलियन थी, 92 से ऐसे सिविलियंस आई हैं। हाँ कंप्लीट टर्म्स की आप बात कर सकते हैं, हाँ कंप्लीट टर्म इन्होंने किया है, गुड हो गया। चलें जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं गाइस आपकी। अभी जरा थोड़ा सा और मूव करते आ रहे हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। ये सारी चीजें ना आपको पहले बस वो क्या कहते हैं, ये ग्रेवी थी सारी, नहीं स्टार्टर्स थे। अभी जरा असल डिनर की तरफ आते हैं। ओके, सो इलेक्टोरल लॉज एंड सिस्टम, जरा इसके ऊपर चलते हैं अभी कि पाकिस्तान में जो
1970 में हुआ था। नूर, जैब, ठीक है। तो अभी जरा आ जाते हैं कहाँ पे, अभी जरा हम आ जाते हैं जनाब पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन लॉज क्या कहते हैं, यानी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इलेक्शंस के बारे में, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में, और के ये जो अगर उसके उसमें कोई चेंजिंग लानी है तो कैसे लाई जा सकती है, ठीक है। ओके। क्या मतलब है साले रहता। ओके, ठीक है, ओके, डिनर में, हाँ ठीक है। ओके, सो ओके गाइस, सो इलेक्टोरल लॉज एंड द सिस्टम, इसको जरा देखते हैं हम, ठीक है। तो मेजर लॉज जो हैं पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर कंडक्ट होते हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के हों या प्रोविंशियल असेंबलीज के हों, तो उसके लिए एक अलहदा लॉ बना हुआ है जिसको कहा जाता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1976, उसके अंदर बनाया गया था। और दूसरा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1977। तो हमारे यहाँ रूल्स कौन से चल रहे हैं, 1976 और 1977 के अंदर चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है कि आपने कैसे ये जो करने हैं, अगर रिफॉर्म्स लाने हैं तो कैसे ला सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि भाई आप इलेक्शंस रूल्स के अंदर अमेंडमेंट ला सकते हैं। उसकी शर्त ये होगी, नंबर 1, कि वो आप नेशनल असेंबली से मेजॉरिटी से पास करवाएंगे, ठीक है। और नंबर 2, आप उसके लिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ईवीएम्स के लिए या कोई भी, यानी आप कोई नया एडवेंचर करना चाहते हैं, नए रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, तो आप एक ही दम से वो चीज नहीं करेंगे। आप पहले पायलट प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, अगर वो कामयाब होता है तो फिर आगे 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 इस तरीके से। ऑन अ होलसम, कॉन्स्टिट्यूशन allows to make certain amendments in the rules and regulation of election commission or the electoral system। और वो बाउंड क्या है कि आपको असेंबली में वो चीजें जो है आपकी मेजॉरिटी से एक्सेप्ट हो जाएं तो आप उनको कर सकते हैं। अभी भी आपने देखा, बल्कि इसको मैं आगे बताता हूँ क्या है, कैसे सीन है वो मैं आगे बताता हूँ। अभी इजलास हुआ है, तो बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्लियरली तौर पे कहता है कि भाई आप चेंज कर सकते हैं, और रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं कि आप चेंज कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें चेंज करने से बिल्कुल भी मना नहीं करता। तो इलेक्टोरल लॉज के अंदर क्या चीजें बताई गई हैं, इलेक्टोरल लॉज के अंदर हमें ये चीजें बताई गई हैं, पाकिस्तान के इलेक्टोरल लॉज हैं कि क्या, अकॉर्डिंग टू रूल्स the speaker will form a committee in consultation with the national assembly parliamentary leaders। जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं यानी कि एमएनएस जो हैं नेशनल असेंबली में, उनसे कंसल्टेशन करके स्पीकर जो है नेशनल असेंबली का, वो क्या करेगा, वो एक कमेटी बनाएगा। अगर इलेक्शंस रिफॉर्म्स इलेक्शंस में कोई तरह नहीं है, अमेंडमेंट्स लानी है लॉज के अंदर, तो स्पीकर क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा। फिर द कमेटी विल रिव्यू इलेक्टेड रिफॉर्म्स एंड मेक रिकमेंडेशंस। वो कमेटी जो होगी जिसके अंदर कौन होगा, एमएनएस भी शामिल होंगे, कुछ सेनेटर्स भी शामिल होंगे, वो उन रिफॉर्म्स की अमेंडमेंट्स को देखेगी, उसको उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेगी अच्छे तरीके से, और बाद में वो क्या करेगी, बाद में वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी। और याद रखिएगा उस कमेटी के अंदर अपोजिशन के लोग भी होंगे, हुकूमत के लोग भी होंगे, दोनों लोग होंगे। So the scope of work of the committee shall include but no limited to, not limited to। तो स्कोप क्या है, वो क्या कर सकती है, नंबर 1, evaluating the shortcomings of the previous elections and making recommendations for the electoral reforms to ensure that elections are held in a free, fair and transparent manner। पहले तो वो जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए हुए होंगे उसको देखेगी और उसका पूरा एनालिसिस करेगी कि वो इलेक्शंस कैसे हुए, क्यों हुए, किस तरीके से हुए, ट्रांसपेरेंट थे या नहीं थे, पहले तो वो ये बताएगी। दूसरा, ड्यूरिंग लेजिस्लेशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इफ रिक्वायर्ड एंड रिकमेंड वेज एंड मीन्स टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इंक्लूडिंग एडॉप्शन ऑफ द लास्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर द होल्डिंग ऑफ द इलेक्शंस। और क्या करेगी कि अगर कोई वहां पे मसले मसाइल हुए हैं पिछले इलेक्शंस में, तो वो कमेटी क्या करेगी, वो अपनी फर्दर रिकमेंडेशंस देगी कि हाँ भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अभी भी जो हमारे ये रिफॉर्म्स आए हैं इसकी भी एक कमेटी बनी हुई है, मैं रीडिंग भेजूंगा, आप छोटी सी है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो क्या करेगी, वो कमेटी रिव्यू कर रही है सारी चीजें, जिसमें अपोजिशन के लोग भी हैं, जिसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, तो वो पूरा एक एनालिसिस कर रही हैं। तो इसके ऊपर काम चल रहा है, यानी ये एक प्रोसीजर होता है
जैसे आपने पहले रिफॉर्म्स लाने हैं, अभी रिफॉर्म्स क्या है, ये रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। स्पीकर रहेगा, ये कमेटी बना दी गई है, अभी ये कमेटी डिस्कस करेगी, वो कमेटी उनको थॉरली डिस्कस करेगी, लीगली पॉलिटिकली हर चीज के हिसाब से, और फिर वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी, और फिर जो है वो बिल फर्दर चला जाएगा आगे, और असेंबली में अगर वो मेजोरिटी से पास हो गया तो वो पाकिस्तान का लॉ बन जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है, जो कि अभी लॉज हमारे बने हैं, जिसको अभी हम लेने जा रहे हैं। क्लियर है गाइस? यहां तक मुझे बताएं, आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई है कि पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री कैसी रही है, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में? क्लैरिटी है यहां तक? गुड, हो गया, क्लियर हो गया। अभी जरा चलते हैं कॉजेस के ऊपर, कि भाई पाकिस्तान में ये जो बड़ी ये सिस्टम चल रहा है कि भाई इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात क्यों हो रही है? व्हाई? व्हाट आर रीजंस? इसको जरा हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। यानी ये आपकी दिमाग में कीड़ा है यहाँ के लोगों के भी, और यहाँ की ये देख रहे हैं, तो जरा इसको ठीक करते हैं कि क्या है, इश्यूज तो हैं। So causes, initially what are the causes of these reforms? तो causes of the reforms in the electoral system of Pakistan, कौन से वो causes हैं जो पाकिस्तान की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को करने के लिए जरूरी? ओके, सो जी जी, मैंने म्यूट किया था, तो कैसे सुनाई देते हैं जनाब? आपको नजर नहीं आता है कि मेरा माइक म्यूट होता है? सो कॉजेज ऑफ द रिफॉर्म्स इन द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, व्हाई वी नीड रिफॉर्म्स? हम क्यों रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं, क्या कॉजेज हैं? कॉजेज बड़े वैलिड हैं वैसे, बाय द वे, अगर देखा जाए तो। और वैलिड कैसे हैं? वैलिड इस सेंस के अंदर हैं बिकॉज, पहली बात, क्यों कॉजेज की जरूरत है? ये जो अभी तक 1970 से लेकर या अभी तक जो इलेक्शंस हुए हैं, इन्होंने हमारी डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट को हेम्पर्ड किया है, बजाय कि इन्होंने इंक्रीज करने के लिए, बजाय कि इन्होंने इनहेंस करने के लिए, दे हैव बेसिकली हेम्पर्ड दी डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। कौन सी हमारे पास डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट हुई है? कोई नहीं हुई है। इनकी वजह हमेशा तजाद रहे हैं, कभी इलेक्शन हो जाए ये रिगेड है, कभी हो जाए ये इनट्रांसपेरेंट है, कभी हो जाए ये इलीगल है, कभी हो जाए ये है, कभी हो जाए वो है, ये सारी सिचुएशन। ठीक है, तो ये सारा काम रहा है जनाब आपका, एक तो इसी इलेक्शंस की वजह से। इलेक्शंस ऐसे हैं, इसके लिए भी सोचा गया कि भाई चलो रिफॉर्म्स लाते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमारे पाकिस्तान में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, और आपने देखा है ये तो 2008 से लेकर 2013 तक इलेक्शंस सिविलियन गवर्नमेंट्स ने कंप्लीट किए हैं। उससे पहले तो कोई थी, 2 साल हुए खत्म, फिर 2 साल, फिर खत्म, 2 साल फिर। और होती क्या थी बेसिक, ये माजी में ऐसा रहा है। 1977 के अंदर जब भुट्टो ने इलेक्शंस कराए थे, तो उस टाइम पे भी वहां पे जो है नेशनल अलायंस बना था, उन्होंने कहा था भाई ये रिग्ड इलेक्शंस हैं। सेम हैपेंड। तो अभी तक भी यही सिस्टम चल रही है, अभी तक भी जो भी इलेक्शन जीत के आता है कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। नतीजा क्या होता है? इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि वोट सही नहीं हुए, कोई मसला है उनमें। देन फेलिटरिंग रूल ऑफ लॉ। आप बताएं रूल ऑफ लॉ कहाँ पे है हमारे इलेक्शन कैंपेन के अंदर? आप ही बताएं, कहीं पे भी नहीं है रूल ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि भाई आप अपने असासे डिक्लेयर करें प्रॉपर तरीके से। अभी जनाब करोड़ों रुपए के लोग हैं वो अब रखे हुए हैं, घर जब शो करेंगे तो आपको इनसे गरीब लोग कोई नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल इतने गरीब होंगे तो आपको आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, या इनको कुछ पैसे ही दे दिया करें हम, ये शो ऐसे करेंगे। तो भी जब रूल है तो क्लियरली करें ना सबके लिए। एंड देन आपकी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन नहीं हो रही है, इट हैज बिकम अ डॉफ। वो बिल्कुल लूली लंगड़ी सी आपकी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रही है। कहाँ हो रही है डेमोक्रेसी? इंप्रूव ही नहीं हो रही है। अगर इलेक्टोरल सिस्टम आपका ठीक हो जाए तो इंप्रूव हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये इल्जामात से जान छूट जाएगी आपकी। अभी तो एक जीत के आता है वो सिलेक्टेड है, वो जीत के आता है वो सिलेक्टेड है। अभी पीपल्स पार्टी वाले उनको कहते हैं, नवाज लीग वाले उनको कहते हैं, पीटीआई वाले उनको कहते हैं। समझते ये हैं कि सारे दूध के धुले हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्टोरल सिस्टम।
अगर आप मेरिटोक्रेसी पे लेके आए लोग तो ये सिस्टम ही ना चले ऐसे। एंड देन सबसे बड़ा मसला होता है आपका लेजिटिमेसी क्राइसिस का। लेजिटिमेसी क्राइसिस लेजिटिमेसी क्राइसिस ये होता है कि जब एक हुकूमत पे इल्जाम लगता है कि भाई आप लोग वोट चोरी करके आए हैं, मैंडेट चोरी करके आए हैं, आप लोग इलेक्टेड हैं बल्कि सिलेक्टेड हैं, तो क्या होता है आपका लेजिटिमेसी क्राइसिस होता है और दूसरी पार्टीज मानने को तैयार ही नहीं होती हैं। और सिंपल हरबा है भाई कि आप इलेक्शन नहीं जीते हैं, एक ही इल्जाम लगाओ रिग्ड इलेक्शन है, हम मानेंगे ही नहीं। जब नहीं मानेंगे तो आप इतना करोड़ों रुपए का खर्चा करके स्टेट इलेक्शन करवाती है, वो सारे साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं और पर्टिकुलरली आपकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है इसकी वजह से। आप देखिए गलम गलोच वाला सिस्टम पाकिस्तान के अंदर आना और उसके साथ-साथ आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बिल्कुल महदूद हो गई हैं रीजनल लेवल पे। जैसे आज आपने एक बड़ा बकवास बयान सुना होगा, पीपल्स पार्टी हमेशा देती है कि भई हमारे साथ इतना ज़ुल्म ना करें कि हमें भी दूसरों की तरह कोई नारे लगाने पड़ जाएँ। है ना? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वाली बात कर रहे थे। बेवकूफ़ो, तुम लोग हमेशा यहाँ के रहे हो, तुम्हारे ऊपर जब मुश्किल वक़्त आता है तो तुम लोगों को सिम कार्ड जो है वो यूज़ करना पड़ जाता है। वहाँ पे वो बलूचिस्तान कार्ड यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे पंजाब के अंदर जनाब वो जाग पंजाबी जाग तेरी पगड़ी नूं लग गया दाग, ये नारे यूज़ होते हैं। दिस इज़ पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन। व्हाई इट इज़ हैपनिंग? इट इज़ हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ फ्लॉड इलेक्टोरल सिस्टम। अगर इलेक्टोरल सिस्टम आपका प्रॉपर हो जाए, इसको ओन करें लोग, इसको एक्सेप्ट करें लोग, तो आपकी पोलराइज़ेशन कम हो सकती है। और जब आपकी पोलराइज़ेशन कम होती है, तो अल्टीमेटली आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई भी मसला नहीं होता है। इसी तरीके से आपकी मार्शल लॉ की लेगेसीज़ देखी हैं आप लोगों ने। हमेशा से थोड़ी बहुत चीज़ पे तो मार्शल लॉ लग जाता था, डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का रास्ता रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों को स्टॉप करने के लिए, इन सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, वी रियली नीड ड्रास्टिक रिफॉर्म्स इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम। ये वो रीज़न्स हैं, जिन रीज़न्स को सामने रख के कहा जा रहा है कि भई रिफॉर्म्स लाओ। वी वांट रिफॉर्म्स और इसी बेस के ऊपर रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं एंड दीज आर वेरी वैलिड रीजंस। बिल्कुल ऐसा ही है। एक भी रीजन को आप निगेट नहीं कर सकते। यही कॉजेज हैं और कौन से कॉजेज हैं? दीज आर द कॉजेज। क्लियर है गाइस यहाँ तक कि क्या कॉजेज हैं जिसके बेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? हम जनाब आपकी जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको हम रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है? अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो जरा अभी आपको डायमेंशंस के ऊपर लेके जाता हूँ कि अभी ये जो प्रपोज्ड किए गए हैं रिफॉर्म्स, इनकी डायमेंशन क्या है? व्हाट इज इट्स डायमेंशन? ठीक है? डायमेंशंस ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये जो अभी रिफॉर्म्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो असेंबली से एक्सेप्ट हुए हैं, रिकग्नाइज हो गए। बेसिकली एक बात तो याद रखिएगा, ये रिफॉर्म्स आज से नहीं है। ये 2010 से रिफॉर्म्स चल रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी, तो उनमें इनमें भी बड़ी गैरत जागी थी उस टाइम पे कि हम रिफॉर्म्स लेके आते हैं। तो ईवीएम्स की बात भी वहीं से चल रही है, ओवरसीज़ की बात भी वहीं से चल रही है। तो कभी हम रिफॉर्म्स लाएँगे। तो उन्होंने बनाना शुरू किए, फिर उनसे नहीं हो पाया। फिर नवाज़ लीग वालों ने कहा कि हम लेके आएँगे, उनसे भी नहीं हुआ। अभी पीटीआई वालों ने कहा कि हम लेके आएँगे और उन्होंने कर दिखाया है। तो हुआ क्या है कि अभी ये असेंबली से पास हो गए हैं बिल सारे। अभी ये लॉज़ बन चुके हैं। अभी इनके ऊपर काम होगा और ये आगे आहिस्ते प्रोसेस के अंदर आ जाएँगे। तो कॉजेज़ क्या थे मैंने बताए, अभी वो रिफॉर्म जो लाए गए हैं, उनकी डायमेंशन क्या है? कहाँ-कहाँ पे रिफॉर्म्स लाए गए हैं? इनको ज़रा सुनना है, समझना है आप लोगों ने। पहला, दीज़ रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन कमीशन को कौन से नए स्टेप्स लेने हैं। एक तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, बताता हूँ आगे। दूसरी डायमेंशन है रिफॉर्म्स की दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज़ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंडक्ट के ऊपर कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं, कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, ठीक है? आ जाएँगे सारी चीज़ों के ऊपर, नूर बस थोड़ा वेट करो, आते हैं, ठीक है? क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंडक्ट कैसे होना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप 2000 लोगों के सीएनएससीज़ जमा कराएँ और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते थे। और अभी क्या है, अभी ये सीन है कि जनाब इन्होंने कहा है कि रिफॉर्म में कि 10,000 लोग होंगे तो पार्टी बना सकते हैं आप। तो मतलब दीज़ आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज़। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड भी इनके ऊपर लॉज़ हैं। एंड देन
देयर इज अ वोटिंग प्रोसेस। कुछ रिफॉर्म्स वोटिंग प्रोसेस के ऊपर आए हैं, जिसमें आपका ईवीएम आता है। ईवीएम इज रिलेटेड टू जो है आपका वोटिंग प्रोसेस के ऊपर है कि वोट होगा कैसे, उसके ऊपर है। और फिर कुछ जो रिफॉर्म्स हैं दीज आर रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कंटेस्टेंट्स, कि जो लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ नए रिफॉर्म, नए लॉज बनाए गए हैं। जैसे वो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स है, पहले थोड़ा बड़ा लूज होता था काम, अभी उनको थोड़ा सा मजीद जो है स्ट्रिक्ट बनाया गया है। और लास्टली कुछ वर्ड्स हैं विच आर रिलेटेड टू वोटर्स, आपके और हमारे लिए, वोट देने के लिए। और इसमें पर्टिकुलरली रिलेट किया गया है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को प्लस आपकी ओवरसीज को। तो ओवर है रिप्रेजेंटेशंस, वोटिंग प्रोसेस जो रिलेटेड हैं आपके रिफॉर्म से, इन जो 5 डायमेंशंस हैं इनके ऊपर चल रहे हैं। क्लैरिटी है गाइस यहाँ तक कि डायमेंशन क्या है इन रिफॉर्म्स की? मुझे पता है आप लोग बड़े कंफ्यूज होंगे इनके बारे में, सुना बहुत होगा, पता नहीं होगा, तो आज आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। पर मुझे यहाँ तक बता दें कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपको। ओके, सो चलें जी, जिंदाबाद भाई। ठीक है, चलेंगे थोड़ा सा इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि जो प्रपोज्ड इलेक्शन, ये जो रिफॉर्म्स हैं इसके अंदर क्या बात कही गई है, इसको जरा हम देख लेते हैं। इनका सबस्टांस क्या है, ये प्रपोजल्स क्या हैं। इनको कहा जाता है इलेक्शंस अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है, ये बिल है। अब इसके अंदर डायमेंशन आपको 5 बता दिए, ये उससे रिलेटेड है। क्या कहते हैं? नंबर 1, क्या कहते हैं ये? नंबर 1 ये कहते हैं, इनमें कहा गया है टू इंश्योर broader inclusion of relatively marginalized segments of society, such as women, non-Muslim minorities, trans persons, and physically handicapped persons in various aspects of the electoral process. अभी जो भी marginalized communities हैं उनको पहले इलेक्शन प्रोसेस के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। अभी इन रिफॉर्म्स के अंदर उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स की बात की गई है। अभी वो इंसेंटिव्स क्या हैं? वो इंसेंटिव इसलिए ऐसे हैं, वो कहते हैं, देखें, मीन्स कि इंक्लूजन ऑफ प्रपोज ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस मेजर्स, मेकिंग इट मैंडेटरी टू एक्सटेंड स्पेशल असिस्टेंट टू हैंडीकेप्ड वोटर्स। हुकूमत हैंडीकेप्ड वोटर्स, जो वोटर्स हैं उनको प्रॉपर हेल्प आउट करेगी अकॉर्डिंग टू देम बाय पोलिंग ऑफिशियल्स। उनको स्पेशल लिया जाएगा, स्पेशल फैसिलिटीज होंगी। इससे पहले हैंडीकेप्ड को तो कोई पूछते नहीं था। देखिए, पूछता कैसे नहीं था, इलेक्शन डे वाले दिन बूढ़े बूढ़े लोगों को लोग कांधों पे उठा के भी वोट दिलवाने आते हैं अपने हाथों से, उनको पता ही नहीं होता है, खास करके आपके लोकल इलेक्शंस के अंदर वहाँ एक एक वोट जो है मैटर करता है। वो ऐसे है, बहरहाल वो लोग अपने हिसाब से लेके आते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई आप लोग खुद जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो जो है वो बात करेंगे इसके ऊपर। Means counting a person is guilty of corrupt practices if he or she persuades any person to vote or to refrain from voting on the grounds of belonging to a gender along with other grounds already present in the law such as religion, province, community, race. इसमें क्या कहते हैं? इसमें ये कहा गया है भाई, अगर कोई एक कंस्टेंटेंट अगर किसी वोटर को रोक रहा है या उसको धमका रहा है तो उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, उसके ऊपर केसेस होंगे किसी भी बेस के ऊपर। अगर वो किसी डिफरेंट बिरादरी के नाम पे उसको धमका रहा है, रिलीजन के नाम पे उसको धमका रहा है, कम्युनिटी के बेसिस पे धमका रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगेंगे? उसके ऊपर कानूनी जो है वो कार्रवाई होगी। इससे पहले ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था क्लियरली। तो पहली बात तो ये बताई। तो दिस इज रिलेटेड टू वोटर्स, जो आपकी मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जैसे आपके ट्रांसजेंडर्स हैं, वोट करा सकेंगे। हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स रखे जाएंगे। और साथ में जो आपकी दूसरी कम्युनिटीज हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाएंगी ताकि वो वोट दे सकें। तो एक तो रिफॉर्म्स का हिस्सा यही है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा जो इनका रिफॉर्म्स का हिस्सा है दैट इज रिलेटेड टू कि दिस बिल प्रोपोजेज दैट the required list of members for seeking the enlistment of political party with election commission
should comprise at least 20% of women. It is now proposed to add persons with disabilities and trans persons along with the women. अभी अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, इलेक्शन कमीशन में उसको रजिस्टर करना चाहता है, तो उसके अंदर वो जो पार्टी के सीएनएसीज देगा ना, कि मेरे इतने मेंबर्स हैं, तो उसके अंदर 20% वुमेन का होना लाजमी है, नंबर 1। और नंबर 2, इसके साथ उन्होंने कुछ रेशो रखा है कि इसके अंदर डिसेबल और ट्रांस पर्सन्स के भी सीएनएसीज आप लेके आएंगे, वो भी आप देंगे, फिर आपकी पार्टी जो होगी वो क्या होगी, वो आपकी मंजूर की जाएगी। यानी पहले क्या है, अभी फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ने ये सिस्टम रखा हुआ है कि भाई आप लोग जो हैं क्या करेंगे, अगर आपके पास 1000 सीएनएसीज लेके आते हैं तो आपकी पार्टी रजिस्टर हो जाएगी। पहले यही था। अभी भी मतलब थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, पर उसमें कहा ये गया है कि अगर आप 2000 जो हैं आप सीएनएसीज लेके आ रहे हैं पार्टी मेंबर्स की, तो उसमें 20% वुमेन का होना लाज़मी है। और साथ में उसके अंदर ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल लोग भी होंगे। उनको भी आप अंदर रजिस्टर करेंगे, फिर आपकी पार्टी रजिस्टर होगी, वरना आपकी पार्टी रजिस्टर नहीं होगी। तो ये भी रिफॉर्म्स के अंदर बात है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। ये आपकी जेंडर स्टडीज से रिलेटेड चीज़ें हों तो येस, दिस इज़ वेरी वैलिड। आपकी जेंडर गैप्स को कंप्लीट करने के लिए अगर जेंडर पर्सपेक्टिव में देखो तो दिस इज वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव। तो एक ये इसके अंदर डायमेंशन है। एंड देन उसके बाद ये है कि इट आल्सो इंकरेजेस ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी by specifically obligating the election commission to post a variety of information on its website। लाजिम कह रहे हैं इसके अंदर कि इलेक्शन कमीशन कुछ चीजें लाजमी अपनी वेबसाइट पे शो करेगा। क्या करेगा? टू पोस्ट द एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ द लेजिस्लेचर एसेट्स and liabilities on its website, because the information is notified in the official gazette of the government, but the election commission had been declining such request on the grounds। इलेक्शन कमीशन कहती थी भी हम क्यों रखें, अभी कहेगा नहीं, इन रिफॉर्म में कहेंगे नहीं भाई आपके वालिद भी रखेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वो कहेंगे भाई आप लोगों ने जो भी एमपी एमएनए हैं उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर रखें, इनकम कितनी है, कितने पैसे हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, सारा कुछ रखें। इलेक्शन कमीशन कहती थी नहीं ये सीक्रेट है, ये नहीं रखने चाहिए। तो अभी ये रिफॉर्म्स बता रहे हैं कि नहीं, इट शुड बी पब्लिक, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो वो पब्लिक होने चाहिए। एक दूसरा भी है जैसे रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स डायमेंशन, जैसे मैंने बताया। ठीक है, इसी तरीके से अमेंडमेंट बिल आल्सो obligates the election commission to post election candidates initial and final list on its website by amending section 64 and 68. Section 92 is also proposed to be amended to enable the election commission to immediately upload provisional election results on its website। पहले ये होता था, अभी आगे जैसे ऊपर अपलोड कर लेगी, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आप वो देखें कि खाली चिट्ठियां बना के दे देते थे हाथ में, फर्जी पकड़ा के। अभी ऐसा नहीं होगा। ये रिफॉर्म्स कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वहां पे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो दिस इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। डायमेंशंस को याद रखें, आपको सारे रिफॉर्म्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू किसके, इलेक्शन कमीशन से है। इससे आगे ये जो रिफॉर्म्स बताते हैं, दे टॉक अबाउट इट इज प्रोपोज्ड। पहले क्या होता था, आप 10,000 नंबर ऑफ इंक्रीज टू 10,000, 10,000 सीएनसीज होंगे और आप फिर अपनी पार्टी को रजिस्टर करवा सकते हैं। पहले क्या होता था, टोटल 2000 होता था। 2000 में तो मैं भी पार्टी बना सका, 2000 सीएनसीज कहीं से ले बंदा और जाके पार्टी रजिस्टर करवा ले। अभी ये चीज इन रिफॉर्म्स के अंदर खत्म की गई है। अभी कहा गया है कि नहीं, 1000 नहीं होंगे, 2000 नहीं। और डू रिमेम्बर 10,000 में 20% वुमेन होगी, और उन्हीं 10,000 के अंदर डिसेबल भी होगी, ट्रांसजेंडर्स भी होंगे सारे शामिल। तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी। और फिर जनाब आपका है, आपका इसी के रिफॉर्म्स के अंदर आता है, ईच पॉलिटिकल पार्टी विल आल्सो नीड टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ इट्स एनुअल कन्वेंशन to election commission mentioning at least top 10 problems of the country with reasons and their solutions reflecting the views of the majority of the party members। वंडरफुल इनिशिएटिव है। इलेक्शन कमीशन क्या कहती है, इलेक्शन कमीशन क्या कहती है, हर साल
जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो पाकिस्तान के 10 मेन इश्यूज के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस इलेक्शन कमीशन को सबमिट करवाएंगी कि भाई ये पाकिस्तान के 10 बड़े मसले हैं इस साल के, और हमारे पास इसके सोल्यूशन ये हैं, वो इलेक्शन कमीशन को देगी। ठीक है, तो दिस इज अगेन रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा है, बड़ा अच्छा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी होगी। इसी तरीके से ओके इसी तरीके से ओके सो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये भी इंट्रोड्यूस कराया गया है इन्हीं रिफॉर्म्स के ऊपर। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम से जिसे कहते हैं, इसको डिटेल से बताता हूँ, ये भी इसी इसका हिस्सा है। और फिर है राइट टू वोट ओवरसीज पाकिस्तानी, तो ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं जो बाहर रहते हैं उनको भी वोट का हक दिया गया है इसके अंदर। ये रिफॉर्म्स की एक पूरी समरी थी जो मैंने बताई है आपको, और आपको बड़ा हैरत लगी होगी कि आपको बाकी पॉइंट्स याद ही नहीं होंगे, आपको सिर्फ ईवीएम याद होगी, ओवरसीज याद होंगे। तो इसके अलावा देखिए रिफॉर्म्स की कितनी अच्छी बात की गई है, ये तो मैंने चंद आपको समराइज करके बताया। ऑलमोस्ट 50 अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, 50 और भी चीजों से रिलेटेड है, ठीक है, उसके अलावा भी, ठीक है। और तो हमें आप लोगों को सिर्फ ये पता होगा यही, क्योंकि हम मीडिया पे यही चल रहा है ना, बल्कि इसके अलावा आप देखें उसको जेंडर पर्सपेक्टिव में देखें, आप उसको मार्जिनलाइज कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव में देखें। इलेक्शन कमीशन, तभी मैंने बताया ना कि आप उनको डायमेंशंस देख लें। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड चीजें हैं, वोटर से रिलेटेड हैं, इलेक्शन प्रोसेस से, वोटिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, आपके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनके, उनसे भी रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, तो सबके लिए चीजें दी गई हैं। और हमें याद क्या रह जाता है, इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन्स एंड ईवीएम्स। तो जाहिर बात है चूंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो जरा हम भी चलते हैं ईवीएम्स की तरफ और ओवरसीज की तरफ। क्या ख्याल है गाइस, चलें, इजाजत है आप लोगों की? यहाँ तक चीजें समझ आ गई आपको कि ये जो रिफॉर्म्स हैं वो हैं क्या बेसिकली, और ये रिफॉर्म्स क्यों दिए जा रहे हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, और वो रिफॉर्म्स हैं क्या। और रिफॉर्म्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रोविजंस हैं, वो ईवीएम और ओवरसीज हैं। ठीक है जी, गुड हो गया भाई, क्लियर है भैया आप लोग, क्या बात है भाई, आप तो लोग बड़े शानदार हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जरा अभी इसके ऊपर आ जाते हैं क्योंकि देर ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जरा पहले इसको समझते हैं क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से। इसकी वीडियो तो मैं करूंगा ग्रुप में आपके साथ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करती हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन कह रहा हूँ, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग वोट्स। वोट्स को रिकॉर्ड कैसे करना है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये वो एक डिवाइस है जो आपके वोट को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। एक चीज डिफाइन करें सिंपली इसको, तो देन इसके अंदर खासियत क्या होती है, खासियत ये होती है, उसको कहा जाता है वाटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, जिसको VVP8 कहते हैं। ठीक है, सो is an independent system attached with an electronic voting machines that allows the voters to verify that their votes are cast as intended। तो ये मैं आपको वीडियो भेजूंगा, इसका बड़ा अच्छा प्रोसेस है कि आप सामने जाएंगे, आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 10-15 जो भी होंगे, आप उसको एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वहां से एक पर्ची निकलेगी, जैसे आप ATM से पर्ची निकालते हैं, तो एक पर्ची जो है वो आप उसके बॉक्स के अंदर डालेंगे, एक आपको वापस मिलेगी। अभी जो वापस आपको मिलेगी उसको कहा जाता है वाटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, उसे कहा जाता है कि आपके पास वो रिकॉर्ड होता है कि भी मेरा वोट सही बंद हो गया है। ऐसा नहीं है, अगर तो आप उसको कर सकते हैं, दैट इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। देन the EVMs, the EVM first used in 1982 in the by-election in Kerala for a limited number of the polling stations। पहली दफा इनको बाई इलेक्शंस के तौर पे 1982 में इंडिया में केरला में जो इनको दिया गया था, बाई इलेक्शंस हो रही थी वहां पे, था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इनको यूज किया गया था 1982 के अंदर, और ये बड़ा कामयाब गया था। और केरला में कामयाब जाना ही था, बिकॉज केरला इज वन ऑफ द मॉडर्नाइज्ड वेल्दियर पीसफुल टूर रिजॉर्ट के हिसाब से एक्सोटिक स्टेट है इंडिया की। एंड आई लव केरला एंड आई वांट टू गो देयर, मेरी ख्वाहिश है जाने की वहां पे। ठीक है, एंड देन
इलेक्ट्रॉनिक, ये पहले वहीं पे, देन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन एस्टोनिया, ठीक है, ड्यूरिंग द अक्टूबर 2005 इलेक्शंस। तो यही है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो पहली दफा कंप्लीट इलेक्शन के तौर पे ईवीएम 2005 में एस्टोनिया में डेवलप की गई। ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है एस्टोनिया, वहां पे 2005 में। ये देखे ना, 1982 में तो पैलेट प्रोजेक्ट था ना, थोड़ी जगहों पे दिया गया, बट इस्टोनिया ने खुद को कंप्लीटली कह दिया कि बस हम अब ईवीएम के जरिए चलेंगे, हमारे पास और कोई सिचुएशन है नहीं। यानी उन्होंने जो मैनुअल वोटिंग थी उसको बिल्कुल असाइड किया। तो इस्टोनिया वो पहली स्टेट है जो 2005 से इसके ऊपर पूरे इलेक्शन कर रही है अपनी। एंड देन Estonia became the first country to have legally binding general elections using the internet as a means of casting the vote. तो ये पहली स्टेट है एस्टोनिया 2005 में, और पहला तजर्बा इसका 1982 के अंदर हुआ था। क्लियर है? आ जाते हैं इब्रार, आप टेंशन ना लें यार, आप टेंशन नहीं लें, सारी चीजें बताता हूँ आपको, कोई चीज रहेगी नहीं। वो कहते हैं ना, दूर ही ना रहे कोई, आज इतना करीब आ जाओ। तो मैं इंशाल्लाह इतने करीब आऊंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। सो कंट्रीज, ठीक है, वही बात अबरार आप कह रहे थे, तो हम आ गए, ठीक है, लो तुमने दी आवाज, लो हम आ गए। सो कंट्रीज यूजिंग ई वोटिंग और आई वोटिंग। ई वोटिंग मींस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आई वोटिंग मींस इंटरनेट वोटिंग, ठीक है। तो ये जनाब आपके वो स्टेट्स हैं जो अभी तक यूज कर रहे हैं इनको। उनमें क्या आती है? उनमें ब्राजील है, इंडिया, फिलीपींस, बेल्जियम, इस्टोनिया भूलेगा नहीं, वेनेजुएला, यू, ठीक है। तो क्या है आपकी यूएई? यूएई की तो कल रिपोर्ट आई है, मैं देख रहा था, उसके अंदर कहा गया है कि पेपरलेस कंट्री, दिस इज द फर्स्ट पेपरलेस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यूएई कोई पेपर का काम नहीं है, सारा खत्म, टोटल इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उसके ऊपर कर दिया इसको। एंड देन आपको जॉर्डन है, मालदीव्स है, नेम्बिया है, नेम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है, इजिप्ट है, भूटान है, नेपाल है। ये वो कंट्रीज हैं जहां पे ई वोटिंग और आई वोटिंग का काम चल रहा है, यहाँ पे इलेक्शन का काम हो रहा है। और इस्टोनिया का तो मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली आपका उसके ऊपर चल रही है। तो ये आपकी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो इसको यूज कर रहे हैं। क्लियरिटी है गाइस यहाँ तक कि ये कहाँ पे यूज हो रही है? इज इट क्लियर? वो आपकी तशन्नुगी कम होगी इब्रार, ठीक है। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे ई वोटिंग या आई वोटिंग का काम जो है वो जारी हो सारी है, और यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। कुछ यूएसए के अंदर, ब्रिटेन के अंदर भी कुछ कोशिश की गई थी, जर्मनी के अंदर इसको इलीगल करार दे दिया गया है कि भाई ये इलीगल है, ये ठीक नहीं है जर्मनी के अंदर। तो उसके ऊपर आगे आते हैं क्या सीन है कैसे। मतलब यहाँ तक क्लियर है कि ईवीएम होती क्या है, और ईवीएम पहले कहाँ पे यूज हुई, और ईवीएम कंप्लीटली कहाँ पे यूज हो रही है, उसके अलावा किन कंट्रीज के अंदर इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, गुड हो गया। अभी जरा आते हैं कि जब आपको ये भी पता चल गया कि भाई ईवीएम्स होती क्या हैं, उससे पहले उससे पहले आपको ये भी पता चला कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है क्या, इश्यूज क्या हैं, कॉजेज क्या हैं उनको चेंज करने के लिए, कौन से अमेंडमेंट्स दी गई हैं, उनमें ईवीएम्स इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। तो ईवीएम है क्या, ईवीएम कहाँ पे यूज होती है, किन कंट्रीज में हो रही है, यहाँ तक क्लियर है। अभी जब हम यूज करते हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स के अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान में भी ईवीएम से यूज होगी, क्या होंगी? ईवीएम से यूज होंगी। तो मैंने पहले बताऊं ईवीएम के बारे में, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं फेवर में, वो कौन कौन से हैं, यानी कि कौन से लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में ईवीएम यूज होनी चाहिए, उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट कौन कौन से हैं, उसको देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने पहले ही बताया पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप ईवीएम्स या कोई भी जदीद टेक्नोलॉजी के तरीकेकार इलेक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं, बट पहले आप उसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप वो कंप्लीटली एक इलेक्शन में सारे वैसे करवा, नहीं, पहले आप छोटी लेवल पे चेक करेंगे उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी ओनरशिप, और फिर आहिस्ते आहिस्ते आप इसको इंक्रीज कर लेंगे। तो मतलब कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करता है, इसको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसको मना नहीं करता। एक तो बात ये माइंड में रखनी है आप लोगों ने। तो अभी वो लोग जो ईवीएम्स के हक में हैं,
मुझे नहीं पता आप में से कौन से हैं, बट आप दोनों आर्ग्यूमेंट सुने, उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप क्या कहते हैं। तो ईवीएम्स के जो राइट में हैं, उनके जो फेवर में आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स ये हैं। नंबर 1, वो कहते हैं देखें, ईवीएम एक मॉडर्न साइंटिफिक वे है इलेक्शंस को फ्री और फेयर करने का। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। और वो कहते हैं कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान की हिस्ट्री तो देखी ही है, यानी 1970 एक इलेक्शन टोटल जो है वो आपकी बनी है फ्री एंड फेयर। उसके अलावा जो भी इलेक्शन हुई हैं, आप पे इल्जामात लगे हैं पाकिस्तान में। तो कहते हैं इसको इसको रोकने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज ईवीएम, क्योंकि दिस इज मॉडर्न, दिस इज साइंटिफिक, और ये उसको जो है वो आपको फ्री एंड फेयर कराता है, इसलिए ये जरूरी है। दूसरा आर्गुमेंट ये देते हैं, ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल प्रोसेस। वो कहते हैं ईवीएम्स को यूज करके आप जो आपका पॉलिटिकल प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसको आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। यानी कि आप मैनुअल के अंदर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, गन पॉइंट के अंदर आप जो एजेंट है उनको छीन जाते हैं, आप वहाँ के अमले को थ्रेट करते हैं। उसके अलावा प्री पोल रिगिंग भी होती है, तो उन सारी चीजों से जान छूट जाएगी थ्रू ईवीएम्स, ये कहते हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट, दे बिलीव कि अगर ये आ जाए तो आपकी रिगिंग के मिनिमम चांसेस हो जाएंगे, कि ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएंगे। ईवीएम्स के बाद आपकी रिगिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास, मैंने पहले बताया, आपके पास रिकॉर्ड होता है, सारा मौजूद होता है, और आप उन रिकॉर्ड्स की सूरत में क्या करते हैं, उन रिकॉर्ड्स की सूरत में आप जनाब जो है वो पता लगा सकते हैं कि वोट किसको गया किसको नहीं गया। आपने देखा है ना इलेक्शंस के अंदर ये जाली ठप्पे लगाए जाते हैं, वोट जो आपके वो हैं उनको साइड पे करके इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेम सिचुएशन है कि ये आप नहीं कर सकते। तो आपकी रिगिंग जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू रहा है, खत्म हो सकता है मसला। देन ये कहते हैं कि अगर ईवीएम्स आ जाएं तो पाकिस्तान के अंदर वोटिंग का टर्नआउट बढ़ सकता है। टर्नआउट बढ़ सकता है। टर्नआउट कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि ईवीएम्स के जरिए आपकी वोटिंग कास्टिंग का टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। मैनुअल में तो जनाब आप खड़े रहते हैं ना, नखरे होते हैं, एजेंट्स के नखरे होते हैं, पोलिंग बूथ के अंदर नखरे होते हैं, बाहर नखरे होते हैं, तो आपको बड़ा मसला होता है, नंबर 1। और नंबर 2, दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस, वेरी वेरी इजी प्रोसेस। आप आएंगे, सीधा क्लिक किया जनाब, आगे चले जाएंगे, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर आप वोट देने नहीं गए, मैं वोट देने नहीं गया, बट मैंने वोट देखे हैं, मैं बैठा रहा हूँ वहां पे, और इतना ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस है कि बंदा रुल जाता है। और हल्का जो पढ़ा लिखा ना हो उसके साथ तो बड़े इश्यूज होते हैं वहां पे। तो इससे क्या होगा, ज्यादा तो इससे क्या होगा, टर्न आउट ज्यादा हो सकता है, आपका वोट के लिए लोग ज्यादा निकल के आ सकते हैं बाहर, लोगों का थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्डअप होगा सिस्टम में। एंड देन फ्रीडम टू वोट फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस। यस, आपको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं होगी इसके बाद, कि गए अपनी मर्जी से वोट देके आगे, बात खत्म हो गई। तो आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यार मेरा वोट जो बना था ना, पहले जो बना रहा है वो मेरे इलाके से, जहाँ पोलिंग स्टेशन थी, एक ही मैं इलेक्शन में घर में रहा हूँ। उसके अलावा मैं जब इलेक्शंस होते थे तो मैं बाहर होता था पढ़ाई में, कभी इधर उधर पढ़ाई में रहा हूँ। तो एक इलेक्शन थी जिसमें मैं घर में था, मेरा पूरा दिल था, ये 2018 की जनरल इलेक्शन हुई है, मेरा पूरा दिल था कि मैं वोट कराऊं, बट मेरी जो इलेक्शंस थे, वो जो मेरी पोलिंग स्टेशन थी, वो बहुत दूर थी, मेरे घर से तकरीबन 2-3 घंटे के सफर पे थी, बिल्कुल इस साइड पे। उन्हें भी मार दी वहां पे। अभी मैंने वोट चेंज कराया और अपनी जो घर की पोलिंग है वहां लेके आया हूँ, ठीक है। ओके, सो देन जनाब आप इन्फ्लुएंस से भी कम हो सकते हैं, और इकोनॉमिक वे ऑफ वोटिंग भी है। यानी आप एक दफा खर्चा कर लें, उसके बाद आपकी जान छूटी, मशीनें लेके आएंगे, रखेंगे और वोटिंग कराएंगे। अभी क्या होता है, अभी वोटिंग में जनाब आपको गाड़ियां पकड़नी पड़ती हैं, आपको लोग हायर करने पड़ते हैं, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग लेने पड़ते हैं, लोग तैयार नहीं होते हैं वोटिंग के लिए, और बहुत ज्यादा आपके यहाँ कॉस्टली पड़ जाता है, ड्यूटीज लगती हैं। अभी आप एक दफा ईवीएम्स के ऊपर खर्चा कर लें, ड्यूटीज आपकी कम हो जाएंगी, क्योंकि आपका मेन पावर कम पड़ेगा, और मेन पावर कम पड़ेगा तो आपका इकोनॉमिक बर्डन है जो कम हो जाएगा। एक खर्चा है पहले करने का, उसके बाद आप सिंपली कर सकते हैं इसको। वो वैसे इतने महंगी भी नहीं है। इंडिया की मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट्स, इंडिया के अंदर जो ईवीएम की मशीन है, वो कह रहे थे वो उनको पड़ती है कोई 1,70,000 में, इतनी पड़ती है एक ईवीएम मशीन। तो ये चीजें विद पैसे जो हम ठीक हो सकती हैं, एक दफा आप ले लें,
उसके बाद आप इकोनॉमिक हो जाएंगे, आपको मसले मसले नहीं होंगे, ज्यादा झंझट से जान छूटेगी, ये कहते हैं। एंड देन इनिशिएशन शुड बी कैरीड एट लीस्ट, ये कहते हैं यार आप देखिए ना, कंप्लीट मना ना करें, पायलट प्रोजेक्ट तो स्टार्ट करें ना इसका, वो तो करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जब कह रहा है, आपको जरूरत भी है, आपको इश्यूज भी हैं, तो आई दे दे से इट शुड बी कैरीड एटलीस्ट, एटलीस्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लेनी चाहिए। तो ये इनकी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ईवीएम्स के फेवर में हैं। तो आप में से कौन फेवर में है मुझे नहीं पता है, आप खुद बता दें कि इन ये आर्ग्यूमेंट से आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। अभी जल्दबाजी नहीं करने, जरा इनके काउंटर भी सुन लेते हैं, फिर पता चले आपको। बहरहाल जो फेवर में है वो चीजें समझ आई हैं आपको गाइस, इज इट क्लियर? तो फिर जरा हम इश्यूज के ऊपर चलते हैं कि पर इश्यूज भी तो है ना, इस पर क्रिटिसिज्म भी तो हो रही है ना। गुड हो गया भाई, ये वो लोग हैं जो फेवर में दे रहे हैं कि भाई होनी चाहिए। अभी आते हैं इश्यूज के ऊपर, इश्यूज क्या है, ठीक है, इनके ऊपर। तो इश्यूज भी हैं जनाब, और बड़े हैवी इश्यूज हैं, ठीक है। तो तभी कह रहा था जल्दबाजी ना करें, जरा इश्यूज सुन लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि वेयर यू शुड। सो देयर आर काउंटर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट जो है जनाब आपके, इसे कह लें इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन्स, ठीक है। इशू सबसे पहला पर्टिकुलरली जो आजकल की अपोजिशन है वो लगाती है, वो ये कहती है कि जनाब आला देखें, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट है कि वो रिकमेंडेशन से देगी असेंबली को कि इलेक्शंस में चेंजिंग लानी चाहिए। और ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कह दिया है कि भाई हम इनको नहीं संभाल सकते। वो कहते हैं ना, हमसे ये मोहब्बत के तकाजे ना पूरे हो पाए, तो कहते भाई हमसे नहीं हो पाएगा। वो कहते जब इलेक्शन कमीशन खुद कह रही है और ये मैंडेट भी उनका है इनको वो करने का, तो इट मीन्स के दिस इज फेल्ड, ये दिस इज अनअचीवेबल, ये अचीव नहीं हो सकता। क्योंकि जो बंदा इसको लेके जाने वाला है, जो अथॉरिटी, जो बॉडी इसको कैरी करने वाली है, वो खुद रिजर्वेशन दिखा रही है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये चीज साबित हो जाती है कि ये कंट्रोवर्शियल बनेगी। तो एक आर्ग्यूमेंट ये देते हैं ये लोग। दूसरा आर्ग्यूमेंट वो कहते हैं यार आप मिसालें किसकी देते हैं, यूके की, मिसालें देते हैं यूएसए की, मिसालें देते हैं फ्रांस की, मिसालें देते हैं जर्मनी की। जनाब आपकी डेवलप स्टेट्स के अंदर तो है ही नहीं, यूएसए क्यों नहीं यूज करता, मींस के इसमें फर्क तो है कोई। जर्मनी में इलीगल करार दे दिया गया कि भाई ये नहीं हो सकते, से ये वैलिड नहीं है, नहीं है। यूके के अंदर नहीं है। तो डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर ये डेवलप नहीं हुई हैं, तो आप लोग कौन से कोई आसमान से उतर के आ गए, कल कल के पैदा होने वाले बच्चे आप ईवीएम की तरफ जा रहे हैं, आपकी जरूरत कैसे हुई है जाने की। तो दूसरा आर्गुमेंट ये है इनका कि डेवलप्ड ही नहीं कर रही, तो आप कैसे कर पाएंगे, वो हाईली टेक्नोलॉजी उनके पास है, रिसोर्सेज उनके पास है, वो भी नहीं कर रही है, तो इट मीन्स कि इट इज सम इशू। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये लोग ये देते हैं जिसके अगेंस्ट है। तीसरा आर्ग्यूमेंट वो कहते हैं देयर इज देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ हैकिंग एंड टेम्परिंग, हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या है हैकिंग एंड टेम्परिंग, तो आप इसको हैक कर सकते हैं, इसको टेम्पर कर सकते हैं, क्या कर लोगे फिर। यानी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, जब आपकी नेशनल नेशनल बैंक आपकी हैक हो जाती है, आपकी जो है स्टेट बैंक आपकी हैक हो जाती है, आपकी जो एम्बेसीज की अकाउंट्स है वो हैक हो जाते हैं, तो ईवीएम्स कौन सी बड़ी बात है, पैसे देके बंदा हैक कर सकता है इसको, ठीक है। ओके, तो ये चीज है। तो इसके बारे में वो कहते हैं जो जो गवर्नमेंट है या इसके फेवर में, वो कहते हैं दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज वेरी वेरी सिक्योर, ठीक है। कोई भी जो है इसको हैक नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट इस पे जो है वो एडमेंट है कि भाई नहीं हो सकता। एंड देन ये कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, यानी पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान में इतनी आबादी है, आप वहां पे ईवीएम्स लेके जाएं, वो कहते हैं खाला जी का घर थोड़ी है। आपकी इकोनॉमी जो है वो इसमें सैकी में एक शायर है ना, वो कहते हैं कि इश्क दा शौकी खाला जी दा घर है। तो मतलब कि यार आपको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ईवीएम्स का, ये को खाला जी का घर नहीं है। यानी आपकी इकोनॉमी पहले बेचारी जो है वो वेंटिलेटर पे सांसें ले रही है, ऊपर से आप ये स्टंट कर रहे हो यहाँ पे बैठे हुए, तो वो कहते दिस इज टू जिसे कहते हैं ना एक्सपेंसिव।
तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते इनको, ठीक है, एक्सपेंसिव है, नहीं कर सकते। एंड देन वो कहते हैं कि गवर्नमेंट स्टाफ कंट्रोल सिस्टम, वो कहते हैं आप इसको इम्पार्ट हुए, यानी जाहिर है जो वहां पे जो पोलिंग इंचार्ज होगा वो तो फिर भी गवर्नमेंट का बंदा होगा ना, तो ऊपर इंचार्ज तो वही होगा। जैसे ये जिसे कहते हैं ठीक है, तो ये जिसे कहते हैं कि मतलब ये बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट है, वैसे मैं इसको बाय नहीं करता। मतलब कि इसका मतलब ये है कि हम रिफॉर्म्स लाई नहीं, यानी इंसान तो हमेशा रहना है ना, बंदा अपनी औकात के हिसाब से बात करे ना। यूएई तो अब है नहीं कि पेपरलेस बन जाए, इसका मतलब ये है कि कोई नई इनोवेशन आई ही नहीं। ये बड़ी अजीब सा इनका आर्गुमेंट है, बहरहाल वो देते हैं ये। एंड देन नो कंसेंसस ऑफ द स्टेक होल्डर्स, वो कहते हैं स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस ही नहीं है जनाब। इलेक्शन कमीशन जो उसकी मेन बॉडी है कैरी करने वाली, वो राजी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई राजी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट इसके ऊपर राजी थी जिन्होंने ये बिल पास कराया है, तो और तो कोई राजी नहीं है। तो कहते हैं इसलिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट के खुद अपने लोग भी जो थे वो नहीं चाह रहे थे इसको, ये तो इमरान खान की जिद थी अपनी, इसको आगे लेके गया। कौन चाहता है भाई, यानी कि भाई देखे ना, सिस्टम डेवलप ऐसे किया गया है कि रिगिंग किसी ना किसी को फायदा देती है, एक को नुकसान दे रही है तो दूसरे को फायदा देती है। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं वो किसी ना किसी तरीके से रिगिंग करके ही आए हैं। बाय द वे रिगिंग रिगिंग करने में जो मास्टर ब्लास्टर है ना, वो आपके पीपल्स पार्टी वाले हैं। पीपल्स पार्टी के बाद रिगिंग की इंतहा है भाई, ठीक है। देन ये इम्प्रैक्टिकल है, वो कहते हैं इसको ये यूज ही नहीं होता, दिस इम्प्रैक्टिकल, ये हो ही नहीं सकता है, तो इसको बड़ा टाइम लगेगा। पाकिस्तान के अंदर कोई वीडियो थी, उसमें आपने देखा है या नहीं, मैं सेंड करूंगा आपको ग्रुप में, जिसमें एक बूढ़ी औरत है वो डर रही होती है मशीन पे हाथ लगाने के लिए, सिर्फ वो बायोमेट्रिक करने के लिए। जो वो लोग डर रहे हैं वो वहां पे जाके वोट कैसे करेंगे, सिविक सेंस ही नहीं है। हकीकत भी यही है, कोई सिविक सेंस नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। यानी हम सदियां पीछे हैं लोगों से, वो कहते हैं सदियां पीछे आप लोग, चूड़े मिरासी गंदे आप लोग हैं, कोई तरीकेकार आप लोगों को नहीं है, और आप लोग चले हैं जनाब ईवीएम यूज करने। हम चेक करें यार, ठीक है, पाकिस्तानियों के हंसते हैं वैसे, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग, ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आर्ग्यूमेंट्स आपको जो काउंटर के तौर पे दिए जा रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जनाब आपकी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। अभी आप लोगों ने डिसाइड करना है कि भाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू से बाय द वे, क्या ख्याल है आप लोगों का, है कोई, शुड देयर बी, होनी चाहिए, ठीक है। सानिया मैं बात करता हूँ, अदनान ठीक है, मैं बात करता हूँ, इसको हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। ओके, होनी चाहिए, ठीक है यार, होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं भी इसके फेवर में हूँ एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा सा और इसकी पॉलिटिक्स अगर आपको बताई जाए ना, ठीक है, पॉलिटिक्स इसकी बताई जाए तो वो ये है कि जनाब पीटीआई का तो नारा था, पीटीआई ने तो करना है, वो तो इसको रैपिडली कर रही है सारी चीजें। बहरहाल ये पायलट प्रोजेक्ट इनिशियली यूज करनी चाहिए और बाद में इसको आगे लेके जाना चाहिए, बहरहाल होनी चाहिए। हमें इनोवेशन से डरना नहीं चाहिए, और इनोवेशन से डर वो लोग रहे हैं जिनको शायद पता है कि मसले मसाइल नहीं हो सकते। बहरहाल ये सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है कि जिसमें ऐसे रिफॉर्म्स लाना बहुत मुश्किल जरूर है, ठीक है। ओके, गुड, हाँ तो ये बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर कंप्लीटली रिफॉर्म्स की बात आती है तो मैंने बताया रिफॉर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। ओके, सो नाउ कम ऑन, जब आपको ये पता चल गया कि ईवीएम्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो अभी जरा चलते हैं वोटिंग फॉर ओवरसीज के ऊपर, ठीक है। ओके, यार देखें ना, प्राइवेट कंपनीज को भी अगर हम दे दें तो प्राइवेट कंपनीज भी तो पैसे ले सकती है ना, क्योंकि ये पूरी गवर्नमेंट का सीन होता है। गवर्नमेंट के लोग तो पार्टी तो किसी हद तक भी जा सकती हैं, और पर्टिकुलरली जब आपके मुल्क में फॉरेन इंटरेस्ट होते हैं, अमेरिका इंटरेस्टेड है, चाइना इंटरेस्टेड है, यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए, तो क्या कुछ नहीं कर सकते। इश्यूज तो जरूर हैं इसके ऊपर, बहरहाल आई थिंक इट शुड बी कैरीड, ये प्रोसेस कैरीड जरूर होना चाहिए, ठीक है। एंड देन वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, ठीक है। अभी जरा इनके ऊपर चलते हैं, वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर कि भाई इसके ऊपर क्या बात हो रही है। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं इसके अंदर
ओवरसीज को वोट देने का हक भी मिल गया है। तो अभी ये क्या सीन है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। इसकी भी फेवर में और इसके भी अगेंस्ट हैं कुछ लोग, जरा उनको भी देख लेते हैं कि उनके आर्गुमेंट्स क्या हैं। तो हुआ क्या है जनाब, जो रिसेंट गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है हमारे ओवरसीज जो लोग हैं वो तकरीबन 9 मिलियन ओवरसीज हैं, ठीक है, 9 मिलियन ओवरसीज हमारे बाहर रह रहे हैं, तकरीबन 115 कंट्रीज के अंदर, 115 कंट्रीज के अंदर वो रह रहे हैं, ठीक है। और पहले उनके पास कोई वोटिंग का हक नहीं होता था, अभी उनको ये वोट दिया गया है, ठीक है। तो कैसे कि पाकिस्तान जो डियास्पोरा है वो पाकिस्तान को तकरीबन 29.4 बिलियन के रेमिटेंसेस भेजती है, रेमिटेंसेस, ठीक है, जो पाकिस्तान की करेंसी को स्ट्रांग करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। और अभी इस रिफॉर्म्स के अंदर उनको भी वोट का हक दे दिया गया है। नाउ दे कैन आल्सो कास्ट वोट, पहले नहीं होता था, ठीक है। अब ये क्लियर नहीं है कि वो लोग जो हैं वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये क्लैरिटी नहीं है। वोटिंग देने की क्लैरिटी बन गई है कि वोट तो दे सकते हैं। और इसके ऊपर भी मिक्स ओपिनियंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, आपके भी होंगे कि भाई हाँ इनको वोट दिया है, बड़ा अच्छा किया गया है, और कुछ आप में से भी होंगे इनको नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मिक्स ओपिनियन आ रहे हैं, जरा उसको क्रिटिकली हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेसेस क्या हैं। जो 9 मिलियन लोगों को वोट का राइट दिया गया है, जो पाकिस्तान को तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस भेजते हैं, विच इज वेरी पिविटल फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। जरा उसको लेके देखते हैं कि इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट क्या है लोगों के, एंड व्हाट दे बिलीव इन ओवरसीज इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो कुछ लोग हैं जो इसके फेवर में हैं, तो जरा उनको देखते हैं कि जो फेवर में है वो क्या आर्ग्यू करते हैं इसके बारे में कि व्हाई दे शुड बी गिवन राइट। तो जो फेवर के अंदर है वो कहते हैं भाई पहली बात सुनो, 9 मिलियन पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 4% बनता है। यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन के 4% को आप वोट के हक से महरूम कर रहे हैं, गलत बात है। दे शुड बी गिवन राइट, एक रीजन ये देते हैं, आर्ग्यू करते हैं इस वजह से होना चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट वो वो कहते हैं यार, दूसरा ये है कि यार ये आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं 30 मिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस भेजने वाले, आप उनको साइड पे कर रहे हैं, बिकॉज वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में पूरा रोल प्ले रहे हैं। एंड देन इट इज देयर बेसिक राइट्स, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड राइट्स हैं दुनिया के अंदर, हर कोई एक्सरसाइज क्यों ना करे, दे शुड बी गिवन, होना चाहिए उनके पास। And lastly, they believe कि active in charity and organizations, and these people are very very active in charity और दूसरी organizations के साथ, they are very helpful। वो हमारे सॉफ्ट पावर के हिसाब से भी, सॉफ्ट पावर तो खैर हमारा टका नहीं बचा आजकल, एम ही लंबी लंबी छोड़ते हैं हम, सारी बकवासियात है, ठीक है। जो भी था हल्का फुल्का खत्म कर दिया गया है, अभी अल्लाह करे कोई टाइम लगे आके। तो ये बाहर बैठे हुए हैं, आपकी लॉबिंग के अंदर भी काम करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस भी उनकी चल रही हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी करते हैं। तो व्हाई शुड दे शुड नॉट बी गिवन, उनके रिलेटिव्स भी यहाँ पे रहते हैं, उनके स्टेक्स भी हैं टू सम एक्सटेंट यहाँ पे, तो इस वजह से उनको वोटिंग का राइट होना चाहिए। तो ओवरसीज के बारे में जो फेवर में लोग जाते हैं वो यही लोग हैं, वो ये 4 मेन आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं इनको वोट का हक होना चाहिए। तो अभी अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या करते हैं, बहरहाल आपसे पूछता हूँ लास्ट में जाके। तो दे बिलीव कि दे शुड बी गिवन राइट टू वोट, उनको होना चाहिए, तो ये उनकी फेवर में जाते हैं। फिर जनाब कुछ अगेंस्ट भी हैं इन्हीं के ही, इसी जो बिल है इसके ऊपर। अगेंस्ट में कौन जाते हैं, अगेंस्ट वालों के भी अपने आर्गुमेंट्स हैं और वो बड़े वैलिड आर्गुमेंट्स हैं। वो कहते हैं देखें पहली बात, वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं ही नहीं, रेमिटेंसेस भले भेजें पर रेमिटेंसेस टैक्स पेयर तो नहीं होता ना, टैक्स पेयर तो हम और आप हैं। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो टैक्स पेयर को कहता है कि भाई उनको वोट का राइट होना चाहिए, तो टैक्स पेयर नहीं है। जब वो टैक्स पेयर नहीं है तो वो कैसे डिसाइड करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को। तो हमें पता है ना हम यहाँ पे रह रहे हैं, कौन से हालात हैं। बाहर के बंदे क्या होता है, ये पीटीआई की मिसाल देते हैं कि बाहर के लोग पीटीआई को अभी भी वोट देंगे, और पाकिस्तान के बंदे के साथ क्या हालत है पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान ही जाने ना, जिस तन पे गुजरे वो तन जाने।
वो तो इनको पता है ना। तो इसी तरीके से नो स्टेक्स या इंटरेस्ट इन पाकिस्तानी, उनके इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ पे, वो सारे बाहर रह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो आप उनको वोट का राइट क्यों दे रहे हैं? इंटरेस्ट हमारा है इस सिस्टम में, ठीक है? और वो लोग हमारी जो डेस्टिनी है उसको डिसाइड करेंगे बाहर बैठ के। यानी एक ह्यूस्टन में बैठ के बंदा डिसाइड करेगा जो है क्या कहते हैं घोटकी में रहने वाले बंदे की फ्यूचर को। 9 मिलियन है भाई, वो बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं आपकी गवर्नमेंट बनाने और उखाड़ने के अंदर। दे कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल। तो वो उनको आप कैसे डिसाइड दे रहे हैं? हम डिसाइड करें। एंड देन सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं आपके लिए, क्योंकि ये भी बात की जा रही है कि ओवरसीज को कंटेस्ट का राइट भी दिया जाएगा। एम्बिग्यूटी है, बहरहाल कहा जा रहा है कि उनकी यहाँ पे सीटें भी होंगी, रिजर्व रखी जाएंगी, तो वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। जब वो बाहर का बंदा अपनी नेशनैलिटी के साथ यहाँ पे लड़ेगा, तो उसके स्टेक्स कौन से होंगे यहाँ पे? और अगर आप उनको मिनिस्टर बना देते हैं और वो किसी की पोस्ट के ऊपर चला जाता है, तो हाउ यू विल बिलीव कि भाई ये बंदा जो है वो पाकिस्तान के साथ लॉयल रहेगा? नेशनैलिटी तो उसकी वहाँ पे है, ठीक है? एंड देन एलिजिबिलिटी टू वोट इन कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शंस। वो कहते हैं कि भाई वो कहते हैं कि भाई नहीं देखे ना, ये इसी पे बात होगी ना नसीम, वो ये आगे क्लियर करेंगे इसको कि ये क्या करेंगे, ठीक है? अगर उनको वोट दे रहे हैं तो ये हो सकता है ये भी करें। एंड देन एलिजिबिलिटी भी मैटर नहीं की कि भाई कितनी एज वाला होगा, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि भाई कितनी एजुकेशन वाला होगा, वेदर देयर विल बी एडल्ट फ्रेंचाइज या वहाँ पे आपका जनाब कोई रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज होगी। वो कहते हैं ये भी अभी तक डिसाइड नहीं किया गया, ये बहुत डिफिकल्ट है, इस वजह से ये उसको फेवर नहीं करते। एंड देन सिक्योरिटी इश्यूज मैंने बताया, नो स्टेक्स नहीं है। मीडियम ऑफ वोटिंग कौन सा होगा? क्या वो इंटरनेट के जरिए बैठ के वोट करेंगे? क्या वो पोस्ट के जरिए यहाँ पे भेजेंगे? क्या वो मेल करेंगे? और उनकी जो मेल होगी या वो मीडियम होगा वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा? बिग इशू कैसे होगा? और दूसरा, अगर आप ये चीजें उनको अरेंज करके देते हैं तो जनाब ये आपको कॉस्टली पड़ेगा। पहले बताए आपके हालात बड़े माड़े से हैं इकोनॉमी के, अपनी ईवीएम संभाली नहीं जाती है और ओवरसीज को कैसे देंगे? ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये कहते हैं, ठीक है, जो अगेंस्ट के अंदर है। तो इनके ये आर्गुमेंट्स हैं जो ओवरसीज के खिलाफ देते हैं वोटिंग के, कभी नहीं होनी चाहिए। ये एम ही आप पंगों में पड़ रहे हैं सारे। बहरहाल पॉलिटिक्स इसके पीछे सिंपली आपको बता दूं, वो आज मुझसे किसी ने ग्रामर उसमें पूछा ना ग्रुप में कि आप इकोनॉमी पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा कि मुझे भाई जो इकोनॉमी है उसके ग्रामर का पता नहीं है, बट पॉलिटिक्स के ग्रामर का थोड़ा बहुत पता है। तो पॉलिटिक्स इसके पीछे सिंपल यही है कि जो ओवरसीज का वोट है 9 मिलियन, इट 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 कैरीज अ वेट। तो पीटीआई को ज्यादा फेवर करते हैं बाहर के लोग बैठे हुए। तो पीटीआई ने हैप्पीली ये मंजूरी इसीलिए कराया है ताकि वो 9 मिलियन जो वोट है उसको सिक्योर कर सकें, ताकि वो अगले इलेक्शंस में उनको काम आए। और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसलिए इस बिल की मुखार चले जाएं। तो पॉलिटिक्स ही है इसके पीछे सिंपली, क्योंकि ना पीपल्स पार्टी के बाहर वोट हैं और ना नवाज लीग के इतने ज्यादा ओवरसीज में। ओवरसीज पीटीआई के वोट हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी पीटीआई ने बड़े अच्छे किए हैं बाहर जाके। तो इस वजह से ये कहते हैं नहीं होने चाहिए। और 9 बिलियन आपको वोट अब मिल गया यहाँ पे जनाब, अब मैटर करते हैं वोट आपका, ले देगा भैया आपका पूरा, वो कहते हैं सिनेरियो चेंज कर सकता है ये। तो इस वजह से पॉलिटिक्स ये है, पीटीआई तभी इसके ऊपर स्टिक है कि भाई नहीं, हमने करके लाने हैं। और वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं होने देंगे ये सारी चीजें। तो देखो बिलावल का बयान भी सुना था, इजलास हो रहा था भाई, बाहर वो अगेन इस सारी चीजों को देखा जाए तो पॉजिटिव मूव तो है, खैर देखा जाए तो। जी गाइस, तो यहाँ तक क्लियर है, तो जरा हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, वोटिंग क्या होती है, इलेक्शंस क्या होते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, वोटिंग क्या होती है, वोटिंग का प्रोसेस क्या होता है, अगर आपको ये क्लियर हो गया, पाकिस्तान में उसकी हिस्ट्री क्यों जरूरत पड़ी, क्या हैं रिफॉर्म्स, इश्यूज क्या हैं उसके, ईवीएम्स क्या हैं, उनके आर्गुमेंट्स फेवर और अगेंस्ट में, ओवरसीज फेवर अगेंस्ट में, सारी चीजें क्लियर हैं। तो हम सोल्यूशंस के ऊपर जाते हैं, यानी कि वो सोल्यूशन जो 70 साल में कोई नहीं पूरे कर पाया, आपको इंशाल्लाह 5 मिनटों में करके दिखाते हैं, ठीक है? चलें जी, सोल्यूशंस। सो नंबर 1,
देखें, एक चीज तो क्लियर है, मतलब मेरे जाती हिसाब से, वो ये कि भाई पहली बात तो ये डिबेट तो होनी चाहिए। दैट इज अ वंडरफुल थिंग जो कि पाकिस्तान में हो रही है। देयर शुड बी डिबेट, हर सोसाइटी का बंदा उसमें पार्टिसिपेट करे, और इसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उसको भी आप साथ लाएं। आप इस पे डिबेट करें, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। दिस अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आप एकेडमिया को लेके चलें, आप बिजनेस कम्युनिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपकी, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलें, प्रॉपर डिस्कशन करें, और डिस्कशन के बाद आप ऐसे अमेंडमेंट्स लेके आ जाएं, आप रिफॉर्म्स को लेके आएं, उनको अडॉप्ट करें। बट अगर आप उसको हैपेजर्डली करेंगे तो ये आपको बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 18th अमेंडमेंट हुई थी। 18th अमेंडमेंट को विद इन फ्यू मंथ्स उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि वो जल्दी की गई थी। तो उसके नतीजे आप देख रहे हैं ना अभी, ये कितने इश्यूज हैं उसके अंदर। मैथ से बड़ी खूबसूरत नजर आती है, डिटेल से पढ़ा था, इश्यूज तो हैं। तो ऐसा ना हो कि ये भी उसी तरह से हो जाए, फिर आगे इसके ऊपर भी डिबेट चले। तो इसलिए आप इसको प्रॉपर तरीके से डिबेट करवाएं, हर सेगमेंट से, सोसाइटी से, मीडिया में, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, वैसे स्टेक होल्डर सबको सामने लेके जाएं, प्रॉपर डिबेट करें, और उसके बाद जो एक कंक्लूजन निकलता है उसके ऊपर जाना चाहिए। तो नेगोशिएशन इज द बेस्ट वे, डिबेट इज द बेस्ट वे, डिस्कशन इज द बेस्ट वे, एंड इट शुड बी कैरीड। और सारे स्टेक होल्डर्स को भी साथ रखना चाहिए, नंबर वन, दिस इज नेसेसरी थिंग। एंड नंबर टू, मेक्स वेस्ट सो इन। जल्दी में क्या करें, जो पीटीआई की हरकत चल रही है, पीटीआई ये चाहती है कि भाई इसको जल्दी से करें ताकि अगले आने वाले इलेक्शंस में हम इनको लेके चलें। तो हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाइबल नहीं है इसके अंदर अगले इलेक्शन में, बट पीटीआई चाहती है। अभी जब ऐसी जल्दबाजी आप करेंगे तो उसके बहुत सारे नुकसान होंगे। एक नुकसान कि आप लॉ ऐसे जल्दी इंप्लीमेंट करवाएंगे, आगे आपके गले पड़ जाएंगे। दूसरा ये कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन आ जाएगी। तीसरा ये कि आपकी जो है एक सिस्टम डिसऑर्गेनाइज्ड बन जाएगा आगे चल के। तो इस वजह से जल्दबाजी नहीं, इसको सुकून से, मजे से चीजें डिस्कस करके इसको आगे लेके जाना चाहिए। नंबर थ्री, अगर आपको, वो कहते हैं ना कि इतनी ज्यादा शौक है इस चीज का, तो फिर क्या है कि इनिशियली एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो यूज कर लें। और बड़ा अच्छा माहौल था कि अगर अभी जो लोकल इलेक्शंस हो रही हैं वहां पे इसको यूज किया जाता, और पता चल जाता कि ये ठीक है या नहीं है, सारी चीजें क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी। अब मसला सबसे बड़ा ये है, पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशन है ना हमारे। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो बाइस्ड बनी हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग बिठाए गए हैं उस दौर के जब ये नवाज लीग वाले थे। तो वो इलेक्शन कमीशन कंप्लीटली बाइस्ड बनी हुई है, ठीक है, उसमें पोलिटिसाइज हो चुकी है। तो वो इसको लेना नहीं चाहती है आगे, उसने अना का मसला बनाया हुआ है। पीटीआई वाले भी थोड़े बोलने में बड़े वो हैं, सोचते वोचते तो ये है नहीं, इन्होंने भी कुछ तीर जो है चलाए हैं, उन्होंने भी किए हैं। तो ये एक अजीब सी एक इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। हालांकि ये इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस नहीं होता तो ये पायलट प्रोजेक्ट यूज करते हम, ईवीएम्स, लोकल इलेक्शंस में पता चल जाना था क्या था कैसे था। तो पायलट प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वहां पे यूज नहीं करते, बाई इलेक्शंस में कर लें, डिफरेंट बाई इलेक्शंस होते हैं, कोई ना छोड़ता है, कोई ना कोई मरता है, अल्लाह माफ करे। तो बाई इलेक्शंस होते हैं, तो आप वहां पे यूज कर लें, तो हो सकते हैं चल जाएगा। देन देखें ना, फिर मतलब मेरा पर्सनल व्यू दे, इसमें तकरीबन चीजें मैंने पर्सनल लिखी हैं अपने व्यू से। तो यार मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान में लॉज का इशू है, मसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी तो आप कुछ नहीं, लॉ मौजूद हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आपको नतीजे उसके भुगत रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट कैसे हो सकते हैं? तो इम्प्लीमेंट टू सक्सेस। तो बॉटम टू टॉप मॉडल क्या है? बॉटम टू टॉप मॉडल जो है वो ये है जनाब, कि आप इसको प्राइमरी लेवल से फोकस करें। और प्राइमरी लेवल से कौन कर सकता है? प्राइमरी लेवल से जनाब आप और मैं कर सकते हैं। हमारे वैल्यू, जो फैमिली वैल्यूज हैं, मैंने आपको बताया ना, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बताई थी, ठीक है, आपका कल्चर बताया था, वोटिंग बिहेवियर बताया था, ये चेंज कर सकता है। यूनिवर्सिटीज के टीचर कैन प्ले अ रोल।
रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लोग प्ले कर सकते हैं रोल, दोस्त हैं आपके, पीयर ग्रुप से, मीडिया बहुत रोल प्ले कर सकता है आपको सोशलाइज करने के ऊपर। तो उनका प्रॉपर रोल दिया जाए, वी कैन डू एनीथिंग, इट इज पॉसिबल। और हमारे यहाँ किया क्या गया है अनफॉर्चुनेटली, टॉप टू बॉटम मॉडल अप्रोच। भाई इंस्टीट्यूशन ठीक करो, लोग वैसे ही ठीक हो जाएंगे। भाई लोग, सबसे बड़ा मसला तो लोग हैं आपके लिए। तो लोग आपके होते नहीं हैं। जब लोग आपके ठीक है नहीं, तो आप जितने लॉज बना दें कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस्लामाबाद समझा जाता है दिस इज द सिटी ऑफ सिविलाइज्ड पीपल, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पीपल। ठीक है। अगला दिन क्या हुआ है कि हम जा रहे थे रास्ते पे, यानी ब्लू एरिया के अंदर, और ब्लू एरिया तो इस्लामाबाद का सबसे एपी सेंटर समझा जाता है, लोग जहाँ पे रहते हैं। ट्रैफिक जो सिग्नल था उसकी जितनी वायोलेशन वहां पे थी, मैं हैरान रह गया इस्लामाबाद में। मैंने कहा ये इस्लामाबाद है, लिटरली स्पीकिंग, इतनी अजीब तरीके से ये हालात हैं आपके। तो जब आपके यहाँ सिचुएशन ऐसी है, तो आप जितने भी लॉज बना लें, होना कुछ नहीं है आपका। एंड सिमिलरली, लास्टली, इट शुड बी पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट फॉर द पॉलिटिकल एंड्स। आप जो भी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, तो उनका मेन पर्पस पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, हमारे आपके लिए होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, पीटीआई का इंटरेस्ट है ओवरसीज में, तभी वो जल्दबाजी कर रहे हैं, पहले सोए हुए थे। और यही चीजें 18 अमेंडमेंट में भी बहुत सारी चीजें पब्लिक इंटरेस्ट में थी, कुछ प्राइवेट भी थी। जैसे थर्ड दफा, 3 दफा जो है आपका पीएम बनने की जो शर्त को हो गया, तो कंप्लीटली आपकी वो थी। तो इस वजह से ये पॉलिटिसाइज्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ठीक हैं, तो आई थिंक दीज रिफॉर्म्स आर वेरी गुड, and it should be carried out, it should be properly discussed, it should be properly negotiated. After that, these should be executed on a pilot project basis, और जब वो complete हो जाए, तो उसके बाद आप इसको fully कर लें। So this is how you can uh, take Pakistan in a very progressive manner। ये आपको चीजें जो होंगी वो क्लियर होंगी।